Hey everyone, welcome to this exciting tutorial जहां पे हम रेडिस सीखेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो ये कोर्स हम 2 घंटे के अंदर कवर करने वाले हैं और इसमें हम मल्टीपल चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि कैशिंग हो गया, पब्सअप हो गया, मैसेज कैसे भेजते हैं, कैसे मैसेज गेट करते हैं। और इसके बाद हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। छोटा सा प्रोजेक्ट होने वाला है, ज्यादा हम बहुत बड़ी चीजें नहीं सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड 1, रेडिस क्या है और हमें क्यों चाहिए। भाई आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। रेडिस ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। बड़ी कंपनीज जैसे कि ट्विटर, गिटहब, यूजर मतलब उबर, ये सब यूज करती हैं। आज हम इसको शुरू से समझेंगे कि रेडिस क्या है, क्यों बनाया गया और कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। तो चलो ब्रिक बाय ब्रिक शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम जो हर ऐप को फेस करनी पड़ती है। सोचो तुम एक बड़ी लाइब्रेरी में हो जिसमें लाखों किताबें हैं, सब अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, राइट, अलग अलग फ्लोर्स पे। तुम्हें एक स्पेसिफिक किताब चाहिए। तुम लाइब्रेरी के हेल्पर जो पूरी लाइब्रेरी को मतलब मैनेज करता है, उसके पास जाते हो। वो फ्लोर पे जाके सेल्फ ढूंढता है, ठीक है ना, तुम्हें किताब लाके दे देता है। अब क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा समय लगा, शायद 2 या 3 मिनट, राइट। अब सोचो तुम्हें वही किताब बार बार चाहिए, हर 5 मिनट में एक बार। क्या तुम बार बार हेल्पर को पूरी लाइब्रेरी में भेजोगे, वही 2-3 मिनट के लिए वेट करोगे? ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। इसका बेहतर तरीका क्या है, तुम इस किताब की एक कॉपी अपने टेबल पर रख लो, ताकि जब भी जरूरत पड़े तुरंत उठा के तुम उसे देख सको। कोई वेट नहीं, सेकंड्स में काम हो जाएगा तुम्हारा सारा का सारा। ये एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फेस करते हैं अपने डेटाबेस के साथ। तो मैं तुम्हें ट्रेडिशनल डेटाबेस की एक प्रॉब्लम सुनाता हूँ। जब भी तुम्हारे ऐप की किसी चीज की इंफॉर्मेशन मतलब जब भी तुम्हारा ऐप किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहता है, जैसे कि इस यूजर की प्रोफाइल दिखाओ, वो डेटाबेस जैसे कि माइस्क्ल हो गया या फिर मोंगोडीबी, कुछ भी उससे पूछता है। अब डेटाबेस डिस्क पे हार्ड ड्राइव पे डेटा स्टोर करता है, और जब क्वेरी आती है डिस्क से ढूंढता है एंड प्रोसेस करके जवाब दे देता है, सिंपल। अब देखो, ये प्रोसेस लाइब्रेरी वाला हेल्पर जैसा है। काम हो जाता है ऐसे, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। डिस्क से पढ़ना मतलब रैम से कंपैरिजन में हजारों गुना स्लोअर होता है, ठीक है। अब सोचो एक पॉपुलर ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम, जहां लाखों लोग एक सेकंड में आ जाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, जैसे ट्रेंडिंग पोस्ट दिखाओ वगैरह वगैरह। अगर हर बार डेटाबेस को डिस्क से ये निकालना पड़े तो सर्वर ओवरलोड हो जाएगा और ऐप भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेटाबेस खुद काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन डिस्क के साथ पढ़ना मतलब रैम से डेटा पढ़ने की कंपैरिजन में ये बहुत स्लो होता है। यही कोर प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए रेडिस बनाया गया है। अब रेडिस है क्या, रेडिस का सोल्यूशन समझो पहले। रेडिस एक इन मेमोरी डेटा स्टोर है, मतलब साफ है, इसका नाम भी इसी से ही आया है, रिमोट डिक्शनरी सर्वर। ओके, इसको थोड़ा और समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। इन मेमोरी का मतलब होता है रेडिस अपने डेटा रैम में स्टोर करता है, डिस्क पे स्टोर नहीं करता। याद है हमारी किताब टेबल पे रखना वाली एनालॉजी। रेडिस बिल्कुल वो टेबल है जहां तुम अपना जो भी डेटा होता है, मोस्ट नीडेड डेटा की कॉपी रख देते हो, ताकि तुम उसे बार बार लाइब्रेरी मतलब डिस्क से फेच ना करो। अब देखो, रैम से डेटा पढ़ना डिस्क से पढ़ने में काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है ना। यही वजह है कि रेडिस इतना पॉपुलर है, और ये एप्लीकेशन को ड्रामेटिकली फास्ट बना देता है, खासकर जब सेम डेटा बार बार चाहिए हो। अब यहाँ पे आती है अगली चीज, कैशिंग की। कैशिंग क्या होती है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है कैशिंग। चलो इसको थोड़ा क्लियरली समझते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ आपको। सोचो तुम्हारी मम्मी रोज खाना बनाती है। अगर तुम्हें थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाए, क्या वो पूरा खाना दोबारा बनाएंगी? जवाब है नहीं। वो क्या करेंगी, वो बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देती हैं, और जब जरूरत होती है तो तुरंत निकाल के गर्म करके दे देती हैं। एंड पूरी कुकिंग दोबारा उन्हें नहीं करनी पड़ती। तो कैशिंग क्या है, कैशिंग बिल्कुल यही है। जब तुम्हारा ऐप एक बार डेटाबेस से डेटा निकाल लेता है, वो उस डेटा की एक कॉपी रेडिस में कैशे कर देता है, ठीक है ना। कैशे मतलब जैसे फ्रिज में खाना रखना, सेम वैसे ही। अब होता क्या है कि अगली बार जब वही डेटा चाहिए होता है ऐप को, तो मतलब ऐप पहले से रेडिस चेक करता है। अगर वहां डेटा मिल गया, जिसे हम कैशे हिट बोलते हैं, तो तुरंत उसको यूज कर लेता है। और अगर नहीं मिलता तो डेटाबेस तक वो पहुंचता है, दैट्स इट। अब देखो, सिर्फ तब डेटाबेस तक पहुंचता है जब रेडिस में डेटा ना हो, जिसे कैशे मिस बोलते हैं, राइट। उस केस में डेटाबेस से निकाल के रेडिस में भी सेव कर दिया जाता है डेटा, ठीक है, ताकि अगली बार डेटा फास्ट मिल सके हमको।
अब देखो ट्रेडिशनल सॉरी रेडिस वर्सेस ट्रेडिशनल डेटाबेस, इसका साइड बाय साइड समझते हैं कि डिफरेंस होता क्या है। मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूँ आपको, एक सेकेंड, या अब ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। देखो, एक तो होता है ट्रेडिशनल डेटाबेस, यहाँ पे है मोंगोडीबी, माइस्क्ल, कोई भी डेटाबेस हो सकता है। फिर यहाँ पे आता है रेडिस। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि डेटा कहाँ स्टोर होता है। तो देखो, ट्रेडिशनल डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है डेस्क में, मतलब हार्ड ड्राइव, बट वहीं रेडिस में स्टोर होता है वो रैम के अंदर, मतलब कि मेमोरी के अंदर। अब स्पीड में कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल डेटाबेस काइंड ऑफ स्लो होता है, ठीक है ना, मिली सेकेंड में काम करता है। बट वही रेडिस जो है, रेडिस माइक्रो सेकेंड में काम करता है, ये बहुत फास्ट होता है। फिर क्या डेटा परमानेंट होता है इसमें? देखो, ट्रेडिशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है वो हमेशा सेफ रहता है, बट वहीं रेडिस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं होता सेफ। क्यों नहीं होता? क्योंकि रैम वॉलेटाइल होती है, पावर ऑफ हो गया तो भैया डेटा गया। लेकिन रेडिस में ऑप्शनल परसिस्टेंस भी होती है, जो हम आगे सीखेंगे। फिर बेस्ट फॉर किसके लिए, मतलब कौन सा बेस्ट है? तो जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है, ट्रेडिशनल डेटाबेस पूरा परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए बेस्ट होता है, बट वहीं रेडिस फास्ट एक्सेस के लिए चाहिए वाला टेम्परेरी फ्रीक्वेंटली डेटा यूज डेटाबेस चाहिए। रेडिस क्या है? फास्ट एक्सेस चाहिए, वो वाला डेटाबेस है, ठीक है ना, कि टेम्परेरी होता है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है। ओके, अब स्टोरेज कंपेरिजन में करें तो स्टोरेज के पीओवी से कंपेयर करें तो जो हमारा ट्रेडिशनल डेटाबेस होता है ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब जितना डिस्क हो उतना स्टोर कर सकते हैं। बट वहीं रेडिस की क्या स्टोरेज होती है? लिमिटेड होती है, मतलब जितनी रैम हो, यूजुअली यूजुअली महंगी और कम होती है। मतलब जितनी रैम हो जो महंगी और कम होती है, ये काइंड ऑफ लिमिटेड होता है। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये समझना जरूरी है, रेडिस है वो ट्रेडिशनल डेटाबेस का रिप्लेसमेंट नहीं है। लोगों को लगता है कि अब हम रेडिस यूज कर रहे हैं तो हम ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसे कि मोंगोडीबी, माइस्क्ल है, उसको अब यूज नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका कंपेनियन, मतलब कि पार्टनर है। रियल ऐप में दोनों साथ यूज होते हैं, इसका ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। परमानेंट पूरा डेटा कहाँ सेव होता है? हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसे कि माइस्क्ल हो गया, मोंगोडीबी हो गया। और जो डेटा बार बार फास्ट चाहिए होता है, उसकी कॉपी हम रेडिस में कैशे में सेव करवा लेते हैं। अब देखो, रेडिस सिर्फ कैशिंग के लिए नहीं होता, ये भी समझने वाली बात है। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, रेडिस सिर्फ कैशिंग तक सीमित नहीं होता। ये सबसे पॉपुलर यूज केस है, ठीक है ना, रेडिस का। अब देखो, रेडिस के यूज केसेस क्या क्या होता है, मैं सब वो समझा देता हूँ आपको। जैसे कि सेशन स्टोरेज, मतलब कि जब तुम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो तुम्हारा सेशन, मतलब कि लॉगिन स्टेट, अक्सर रेडिस में स्टोर होता है, क्योंकि हर रिक्वेस्ट पे फास्ट एक्सेस चाहिए होता है। देन रियल टाइम लीडर बोर्ड, जैसे गेमिंग ऐप में टॉप स्कोर्स दिखाना रेडिस की स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो हम आगे सीखेंगे। इसके लिए परफेक्ट होता है रेडिस। फिर पॉप्सअप मैसेजिंग, मतलब रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजना, ये भी हम आगे सीखेंगे अगले एपिसोड में। फिर आता है रेट लिमिटिंग। अच्छा, इसमें भी रेडिस यूज होता है, बिल्कुल। जैसे इस यूजर ने 1 मिनट में सिर्फ 10 रिक्वेस्ट भेज सकता है वो, ये चेक भी रेडिस से ही फास्ट होता है। ओके, अब रियल वर्ल्ड में कंपनीज इसको कहाँ कहाँ यूज करती हैं? देखो, ट्विटर अपने टाइमलाइन को फास्ट दिखाने के लिए रेडिस हेवीली यूज करता है। मिलियन ऑफ ट्वीट से बार बार डेटाबेस से फेच करना स्लो हो जाता है, इसलिए वो क्या करता है, ट्रेंडिंग या रीसेंट कंटेंट को कैशे कर देता है। फिर गिटहब पे भी हम इसको काफी यूज करते हैं। गिटहब अपने कई फीचर्स जैसे कि नोटिफिकेशन काउंट हो गया, सेशन मैनेजमेंट हो गया, उसके लिए रेडिस यूज करता है। और उबर तो भैया रियल टाइम ड्राइवर लोकेशन ट्रैक करने के लिए रेडिस यूज करता ही रहता है। फिर ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट हो गया, प्रोडक्ट की डिटेल जो बार बार दिखती रहती है उन्हें कैश करने के लिए रेडिस यूज करता है, ताकि पेज फास्ट लोड हो सके। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ट्रेडिशनल डेटाबेस सीखे कि डिस्क पे स्टोर करते हैं, जो स्लो होता है, ठीक है ना। फिर हमने रेडिस देखा, रेडिस क्या है? इन मेमोरी डेटाबेस होता है, मतलब कि वो डेटा रैम में स्टोर होता है और ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, यूजर के रैम में सेव होता है, ठीक है ना। जो यूजर तुम्हारा ऐप यूज कर रहा है उसकी जो रैम है उसके अंदर सेव होता है। कैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फ्रीक्वेंटली यूज डेटा की कॉपी रेडिस में रखना, ताकि डेटाबेस तक बार बार ना जाना पड़े। जैसे फ्रिज में बचा हुआ खाना रखना होता है, सेम वैसे ही। देन रेडिस डेटाबेस का रिप्लेसमेंट नहीं होता, ये भी हमने सीखा। रेडिस सिर्फ कैशिंग के लिए नहीं होता, हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए वो भी हमने सीखे थे। अब आगे क्या? अगले एपिसोड में हम रेडिस को अपने कंप्यूटर पे चलाएंगे, लेकिन मैनुअली इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि हम डॉकर का यूज करेंगे, जो हमने पिछले कोर्स में भी सीखा था। सिर्फ एक कमांड से रेडिस चालू हो जाएगा। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 2, रेडिस को डॉकर से चलाना। भाई पिछले एपिसोड में हमने समझा कि हमें रेडिस क्यों चाहिए, ठीक है।
फास्ट इन मेमोरी डेटा एक्सेस के लिए चाहिए होता है रेडिस। ओके, आज हम रेडिस को प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर पर चलाएंगे, लेकिन हम मैनुअली इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डॉकर का। किसका यूज करेंगे, डॉकर, जो हमने पिछले कोर्स में भी सीखा था। अगर तुमने वो कोर्स नहीं देखा तो टेंशन मत लो, मैं जरूरी चीजें यहाँ पे तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा, डोंट पैनिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है डॉकर से क्यों चलाना चाहिए, मैनुअली क्यों नहीं। इसको एक स्टोरी से समझाता हूँ मैं आपको। मैनुअली रेडिस इंस्टॉल करना मतलब कि अपने कंप्यूटर पे खुद जाके सही वर्जन डाउनलोड करना, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स सेट करना। ओएस के हिसाब से ये प्रोसेस अलग अलग और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ डॉकर से रेडिस चलाना मतलब कि एक पहले से रेडी टेस्टेड कंटेनर यूज करना, जिसमें रेडिस ऑलरेडी परफेक्टली इंस्टॉल्ड है और कॉन्फ़िगर्ड है। बस एक कमांड और रेडिस चालू। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तुमने हमारा डॉकर कोर्स नहीं देखा तो एक लाइन में समझ लो। डॉकर एक टूल है जो सॉफ्टवेयर को कंटेनर में पैक करके चलाता है, ताकि तुम्हें मैनुअली कुछ इंस्टॉल ना करना पड़े और जगह जगह एग्जैक्ट सेम तरीके से वो चले। ठीक है, तो अब सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या डॉकर इंस्टॉल है। ये कंफर्म करते हैं पहले कि डॉकर इंस्टॉल है या नहीं। ये कमांड है आपके पास, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे एंड लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास आया डॉकर वर्जन 28.4.0। ओके, इसका मतलब हमारे पास डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है रेडिस का कंटेनर चलाना। ठीक है, अब असली काम करते हैं, रेडिस को चलाते हैं। अब रेडिस चलाने के लिए आपको ये कमांड दे रखी है, इसको कॉपी करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ एंड यहाँ पे हमारे कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब चलो इसको ब्रिक बाय ब्रिक समझते हैं कि चल क्या रहा है। सबसे पहले हमने देखा डॉकर रन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक नया कंटेनर बनाओ और चलाओ। ठीक है, फिर आया था हाइफन नेम मेरा रेडिस। इसका मतलब क्या है, कंटेनर को एक नाम दो। ठीक है ना, ताकि पहचान में आसानी से आ सके। फिर हाइफन डी डिटैच्ड। इसका मतलब होता है डिटैच्ड मोड, मतलब कि बैकग्राउंड में चले और टर्मिनल फ्री रहे। जैसे कि आपने देखा हमारा जो कंटेनर है वो हमारा चल रहा है और बैकग्राउंड में चल रहा है और हमारा टर्मिनल अभी फ्री है, राइट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे हाइफन पी और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे। अब ये नंबर्स क्या है, इसको बोलते हैं पोर्ट मैपिंग। मतलब भैया देखो, रेडिस बाय डिफॉल्ट पोर्ट 6379 पर चलता है। ये रेडिस का एक स्टैंडर्ड दरवाजा है। हम अपने कंप्यूटर के पोर्ट को 6379 को कंटेनर के अंदर के जो पोर्ट है 6379 उससे जोड़ रहे हैं, दैट्स इट। फिर यहाँ पे हमने लास्ट में लिखा रेडिस। अब ये रेडिस क्या है, ये इमेज का एक नाम है जो हमने डॉकर हब से ऑटोमेटिकली डाउनलोड किया है। अगर पहले से नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी ये जैसे आप ये कमांड एंटर करोगे, ये वाली कमांड, इसको एंटर करने से ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी होने लग जाएगी, सो डोंट वरी। अब एक काम करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हमारा डॉकर कंटेनर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे डॉकर पीएस लिखेंगे एंड यू कैन सी हमारे यहाँ पे कंटेनर स्टार्ट हो गया है। ये रही हमारी इमेज, राइट। तो एक और देखो, इसे एक दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप पे भी आप चेक कर सकते हो कि आपका कंटेनर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। एंड यू कैन सी हमारा कंटेनर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। और ये रहा हमारे कंटेनर का नाम, मेरा रेडिस। गुड। चलो अब हम क्या करेंगे, रेडिस सीएलआई के अंदर जाएंगे। अब हमने रेडिस चालू तो कर दिया, लेकिन इससे बात कैसे करें, सवाल तो ये आता है। इसके लिए रेडिस का एक अपना स्पेशल टूल होता है जिसको बोलते हैं रेडिस सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, अब इसको समझते हैं पहले ध्यान से। याद है हमने डॉकर कोर्स में डॉकर EXEC सीखा था, ठीक है ना। कंटेनर के अंदर जाकर खुद देखना। रेडिस सीएलआई के लिए भी हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर जाकर वहां पहले से मौजूद रेडिस सीएलआई टूल को यूज करेंगे। अब ये करते कैसे हैं, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे लिखना है डॉकर, फिर EXEC, फिर यहाँ पे स्पेस देना है, देन हाइफन IT कर देना है। फिर उसके बाद हमने कंटेनर का नाम और फिर यहाँ पे रेडिस सीएलआई। ओके, तो इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको रिमूव किया एंड यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। एंड अभी हम आ चुके हैं अपने डॉकर कंटेनर के अंदर। गुड। हम किसके अंदर, सॉरी नॉट डॉकर कंटेनर, एक्चुअली अपने रेडिस के अंदर। ये है हमारा रेडिस। ओके, अब इसको समझते हैं ब्रिक बाय ब्रिक चल क्या रहा है। देखो डॉकर EXEC, इसका मतलब है कि कंटेनर के अंदर एक कमांड चलाओ, राइट। फिर उसके बाद हमने लिखा हाइफन IT, इसका मतलब है इंटरैक्टिव मोड, मतलब ताकि हम टाइप कर सकें। अच्छा ठीक है, तो हम टाइप कर सकते हैं, टाइप कर देखेगा। ओके, टाइप तो कर पा रहे हैं हम, बहुत बढ़िया। फिर हमने यहाँ पे मेरा रेडिस दिया, इसका मतलब है कि हमें कौन सा कंटेनर के अंदर जाना है। ठीक है चलो, फिर हमने रेडिस CLI यहाँ पे मेंशन किया, मतलब कि कौन सा प्रोग्राम चलाना है अंदर जाकर के।
ये रेडिस का अपना कमांड लाइन टूल होता है, ठीक है ना। अब देखो ये चलते ही तुम्हारा टर्मिनल प्रॉम्प्ट बदल जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। देखो हमारा दिख रहा है ऐसा ही, सेम दिख रहा है हमारा, एक मिनट, हमारा भी सेम ऐसा ही दिख रहा है। ओके, तो कंग्रेचुलेशन, तुम अब रेडिस से सीधा बात कर रहे हो। अब पहला रेडिस का कमांड क्या होता है? पहले रेडिस का कमांड है पिंग। तो चलो सबसे पहले सिंपलेस्ट कमांड ट्राई करते हैं, ये चेक करने के लिए कि रेडिस सुन रहा है या नहीं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पिंग कमांड यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करते हैं पिंग, एंड यहाँ पे रिटर्न में आया हमको पोंग। ओके, तो ये क्या था, देखो अगर सब सही है तो आउटपुट आएगा आपका पोंग। अब देखो ये पोंग आपको बताता है कि ये आपका रेडिस काम कर रहा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम किसी को कॉल करके हेलो सुन रहे हो, तुम किसी को कॉल करके हेलो सुन रहे हो एंड पूछते हो, अरे वो हाँ बोलते हैं, और पूछ, ठीक है ना, वो वहां से क्या बोलते हैं, हाँ। देखो तुम क्या बोलते हो, हेलो, और वहां से क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी तुम यहाँ से पिंग बोलते हो और वहां से जवाब आता है पोंग। सिर्फ एक कनेक्टिविटी चेक है, ठीक है ना, कंफर्म करना कि रेडिस जिंदा है या जिंदा है और कमांड सुनने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये था, गॉट इट। अब देखो रेडिस CLI से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जिट दबा देना। तो चलिए एग्जिट करते हैं, EXIT, एंड या वी कैन सी हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। गुड, तो आपने अच्छे से सीख लिया कि हम रेडिस के अंदर कैसे जा सकते हैं और बाहर कैसे आ सकते हैं, और रेडिस से कैसे बात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, डेटा को परसिस्ट करना, मतलब कि वॉल्यूम यूज करते हैं। चलो अब एक जरूरी चीज याद है, डॉकर कोर्स में हमने सीखा था कि अगर कंटेनर डिलीट हो जाए उसके अंदर का डेटा भी गायब हो जाता है, राइट। अब रेडिस के साथ भी यही होगा, अगर हमने कुछ सेव करके कंटेनर को डिलीट कर दिया तो। ओके, अब इसका सॉल्यूशन है वॉल्यूम्स। क्या सॉल्यूशन है? वॉल्यूम्स, जो हमने डॉकर कोर्स में डिटेल में सीखा था। अगर आपने डॉकर कोर्स नहीं देखा तो आप प्लीज एक बार वो कोर्स जाके देख लो, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं आप लोगों को, राइट। तो मैं पहले इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। इस कमांड को कॉपी करने के बाद मैं आपको ये कमांड ब्रिक बाय ब्रिक समझाऊंगा कि यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमने ये चलाया एंड यहाँ पे हमने एंटर किया एंड ए होल्ड अ सेकेंड, इसको क्या पॉज कर दे क्या? ओके गुड, आई गॉट इट। इसको डिलीट करना पड़ेगा, एक बार डिलीट कर देता हूँ। मैं शुरू से समझा रहा हूँ कि आपको जब इनिशियली यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करनी हो तो कैसे करनी होती है। गुड, तो आपका कंटेनर तो क्रिएट हो गया यहाँ पे, एंड यू कैन सी अब आप वॉल्यूम में जाओगे इधर तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेडिस डेटा नाम से एक वॉल्यूम भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इसको समझते हैं ये हो क्या रहा है। देखो हमने लिखा है -b, फिर रेडिस डेटा, फिर कॉलन, फिर हाइफन डेटा, मतलब स्लैश डेटा। अब ये हो क्या रहा है, ये हमारे रेडिस का एक डेटा है, एक परमानेंट वॉल्यूम में सेव करेगा। किसको सेव करेगा? हमारे डेटा को। ओके ओके, ताकि कंटेनर डिलीट होने पे भी डेटा सेव रहे। अच्छा, देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेडिस बाय डिफॉल्ट अपना डेटा सिर्फ रैम में सेव करता है, और अगर तुमने परसिस्टेंट इनेबल की है, जो हम आगे के एपिसोड में डिटेल में सीखेंगे, तभी वो डिस्क पे या यहाँ वॉल्यूम में भी सेव होता है। ओके, अभी के लिए ये वॉल्यूम फ्यूचर प्रूफिंग है, जब हम परसिस्टेंट सीखेंगे तो ये ऑलरेडी सेट होगा। ठीक है, चलो फिर आता है कंटेनर को स्टॉप करना और स्टार्ट करना। अब ये कैसे करते हैं, देखो जैसे डॉकर कोर्स में हमने सीखा था, यहाँ पे हम डॉकर लिखेंगे, फिर यहाँ पे स्टॉप लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप किसका नाम दे देंगे, अपने कंटेनर का नाम देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी करके एंड यहाँ पे एंटर करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। हाँ, तो देखो हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब हम जाएंगे अपने कंटेनर में एंड वी कैन सी हमारा कंटेनर ये रहा, और ये डिलीट नहीं हुआ, ये बस रुक गया है। गॉट इट। और स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे बस स्टार्ट कमांड यूज करनी है स्टॉप की जगह, दैट्स इट। स्टॉप से रेडिस बंद हो जाएगा, लेकिन कंटेनर डिलीट नहीं होगा एग्जैक्टली, और स्टार्ट से वापस चालू हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसका रिकैप जो आज हमने सीखा, रेडिस को मैन्युअली इंस्टॉल करने के बजाय डॉकर यूज करना ज्यादा बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। फिर हमने डॉकर रन कमांड की हेल्प से अपने रेडिस कंटेनर को चलाया। रेडिस का बाय डिफॉल्ट पोर्ट भी हमने देखा। फिर इस डॉकर exec कमांड से हमने रेडिस CLI के अंदर जाना सीखा, ठीक है ना। एंड देन पिंग और पोंग से हमने कनेक्टिविटी चेक करना सीखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इस कमांड की हेल्प से एक वॉल्यूम भी क्रिएट करी। गुड, अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि रेडिस एग्जैक्टली कैसे काम करता है, की वैल्यू स्टोर का कॉन्सेप्ट क्या है, इन मेमोरी स्टोरेज का मतलब थोड़ा और डिटेल में जानेंगे।
अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं इस वीडियो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 3, रेडिस काम कैसे करता है और की वैल्यू स्टोर होते क्या है। भाई पिछले एपिसोड में हमने रेडिस को डॉकर से चलाया था और पिंग पोंग से हमने पहला कनेक्शन बनाया था। आज हम समझेंगे कि रेडिस अंदर से कैसे काम करता है, एंड इसका सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, वो है जो कि है की वैल्यू स्टोर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले की वैल्यू स्टोर क्या होता क्या है ये समझाओ। सोचो, तुम्हारे स्कूल में एक लॉकर रूम है, राइट, एंड हर लॉकर का अपना एक यूनिक नंबर है, लॉकर 1, लॉकर 2, लॉकर 3 वगैरह वगैरह। हर स्टूडेंट का एक लॉकर मिलता है जिसमें वो अपना सामान रखता है। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अगर तुम्हें अपना सामान चाहिए तो तुम्हें पूरी लॉकर रूम खंगालने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें बस अपना लॉकर नंबर पता होना चाहिए, दैट्स इट। नंबर बोलो, सीधा उस लॉकर तक पहुंच जाओगे। बस बहुत इजी काम है। अब रेडिस बिल्कुल यही लॉकर रूम है। हर लॉकर नंबर को हम बोलते हैं की, और उसके अंदर जो सामान होता है उसको बोलते हैं वैल्यू। जैसे कि देखो यहाँ पे है, हमारे पास की अवेलेबल है यूजर 1, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू है वीरेंद्र, राइट। फिर यहाँ पे यूजर 1 की ईमेल, ये अगेन ये की है, और उसकी वैल्यू है वीरेंद्र@example.com। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सिर्फ दो चीजें होती हैं, की और वैल्यू। इसलिए रेडिस इतना फास्ट होता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड टेबल्स नहीं होती, ज्वाइंट्स या रिलेशनशिप्स नहीं होते, ठीक है। बस ये नाम दो, मुझे सीधा वैल्यू दो, दैट्स इट, सिंपल, इतनी सी चीज होती है। जैसे लॉकर नंबर बोल के सीधा तुम सामान लेते हो, सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही होता है। अब देखो, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस से इसकी अलग कैसा है, इसको समझेंगे हम पहले। ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसे कि माइस्क्यूएल हो गया, उसके अंदर डेटा टेबल्स में होता है, रोज और कॉलम्स के साथ, जैसे एक एक्सेल शीट होती है ना, वैसे ही। डेटा ढूंढने के लिए डेटाबेस को सर्च करना होता है। जैसे कि इस टेबल में जहां नाम कॉलम में वीरेंद्र हो, वो वाली रो दे दो, ऐसे हम सर्च करते हैं। मतलब मैनुअली डायरेक्ट हम ऐसे वर्ड से नहीं लिखते, इसका तरीका होता है, कोडिंग करना होता है हमको, ठीक है ना, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है, राइट। अब देखो, रेडिस में ऐसा नहीं होता। तुम्हें एग्जैक्ट की पता होनी चाहिए, और रेडिस तुम्हें तुरंत उसकी वैल्यू ला करके दे देगा। कोई सर्चिंग नहीं होती, कोई स्कैनिंग नहीं होती, बिल्कुल जैसे लॉकर नंबर होता है ना, सीधा बोलो और तुम्हारे पूरे लॉकर की हिस्ट्री मिल जाए, मतलब सॉरी, तुम्हारे पूरा लॉकर मिल जाए सेम टू सेम वैसे ही, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यही वजह है कि रेडिस इतना फास्ट है। ये एक लुकअप ऑपरेशन है। क्या है? लुकअप ऑपरेशन, ना कि सर्च ऑपरेशन। लुकअप में क्या होता है कि सीधा जाना, बस तुम सीधा एंटर करते हो, दैट्स इट। हमेशा सर्च हमेशा सर्च से ये ज्यादा फास्ट होता है। सर्च मतलब ढूंढना, सर्च से ज्यादा फास्ट होता है लुकअप, राइट। और क्यों ज्यादा फास्ट होता है? क्योंकि इसमें की वैल्यूज पेयर होते हैं, राइट। ओके, फिर आता है यहाँ पे इन मेमोरी स्टोरेज। इसको डिटेल में समझते हैं। हमने पिछले एपिसोड में बोला था कि रेडिस रैम में डेटा रखता है, तो चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये रेडिस की स्पीड का असली राज होता है। एक स्टोरी से समझाता हूँ मैं आपको। सोचो, तुम्हारे कमरे में दो जगह है, ठीक है ना। एक टेबल जहां तुम अभी बैठे हो, मतलब सीधा एक टेबल जहां तुम अभी बैठे हो, सीधा हाथ बढ़ा के चीजें उठा सकते हो। और एक है अलमारी, जो थोड़ी दूर है, उसको खोल जाके उसको खोलना पड़ता है एंड सामान ढूंढना पड़ता है, राइट। अगर किताब टेबल पर है, तुम तुरंत उठा के उसको ले सकते हो। अगर अलमारी में है तो तुम्हें उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एंड उसको ढूंढना पड़ेगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। रैम एग्जैक्टली बिल्कुल यही काम करता है। बिल्कुल वो टेबल है, कंप्यूटर के प्रोसेसर के बहुत करीब। किसके करीब? कंप्यूटर के प्रोसेसर के बहुत करीब। और कौन है? रैम। ओके, का एक्सेस तुरंत मिल जाता है। वहीं डिस्क, वो क्या है, एक हार्ड ड्राइव, अलमीरा जैसी, वो थोड़ा दूर होती है। एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगता है उसको, चाहे वो मिली सेकेंड ही क्यों ना हो। कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा होता है, राइट। अब देखो, ट्रेडिशनल डेटाबेस मोस्टली डिस्क यूज करते हैं, परमानेंट स्टोरेज के लिए ये जरूरी होता है। जबकि रेडिस रैम यूज करता है, इसलिए इतना फास्ट होता है, और ये टेम्परेरी भी होता है, मैंने आपको पहले भी सिखा दिया था। अब इसे एक प्रैक्टिकल डेमो देखता हूँ, स्पीड देखते हैं इसकी। चलो अपने रेडिस CLI में जाके देखते हैं कि ये कितना फास्ट होता है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले अपने कंटेनर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कंटेनर हो गया है स्टार्ट, एंड एक सेकेंड, फिर यहाँ पाएगा डॉकर exec -it, देन मेरा रेडिस
एंड रेडिस CLI। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास क्या कमांड है जो हमें एग्जीक्यूट करनी है। CLI के अंदर हम जाकर लिखते हैं सेट ग्रीटिंग नमस्ते दुनिया। ओके, चलो इसको सेट करते हैं। इसको हमने कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेट ग्रीटिंग एंड वेट अ मिनट। ओके, सेट ग्रीटिंग नमस्ते दुनिया। हम्म, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये थोड़ा चीजें थोड़ी मेस्ड अप हो गई। गुड, सेट ग्रीटिंग एंड नमस्ते दुनिया। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जवाब आया। ओके, अब इसका मतलब समझते हैं हो क्या रहा है। आउटपुट आया। ओके, राइट। अब इसको हम थोड़ा वापस निकालते हैं। वापस निकालने के लिए हम अगेन करेंगे गेट ग्रीटिंग एंड इसको हम गेट ग्रीटिंग करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, नमस्ते दुनिया। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है इसको समझो पहले ध्यान से। देखो, ये तुरंत हुआ, ठीक है ना, कोई इसमें डिले महसूस नहीं हुआ आपको। यही है रेडिस की ताकत। चाहे तुम्हारे पास लाखों कीज हो, गेट ग्रीटिंग हमेशा उतनी फास्ट होगी, चाहे वो पहली की हो या फिर बिल्कुल लास्ट वाली की, हमेशा सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना। अगर तुमने कोडिंग में बिग ओ नोटेशन सुना हो, मतलब कि रेडिस को की ढूंढने में उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगता है चाहे डेटाबेस में 10 की हो या फिर 10 करोड़। ये ट्रेडिशनल डेटाबेस सर्च से बहुत ज्यादा अलग होता है एंड जहां ज्यादा डेटा होने पे सर्च स्लो हो जाता है, वहीं पे ही रेडिस पे इस पे कुछ असर नहीं पड़ता। अब रेडिस ये समझेंगे, रेडिस सिंगल थ्रेड है या सिंगल थ्रेडेड होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझते हैं। एक छोटा सा थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। रेडिस सिंगल थ्रेडेड होता है। इसका मतलब है कि एक वक्त में रेडिस सिर्फ एक कमांड प्रोसेस कर सकता है, एक के बाद एक पैरेलल में नहीं चल सकता। इसको ऐसा समझो जैसे कि सोचो एक छोटी सी दुकान है जिसमें सिर्फ एक कैशियर है एंड वो एक कस्टमर को ऑर्डर लेता है एंड उसको ऑर्डर को पूरा कर देता है, फिर अगले कस्टमर की तरफ जाता है, राइट। लेकिन देखो, लाइन में लोग वेट करते हैं, लेकिन कैशियर बहुत फास्ट है इसलिए लाइन जल्दी खत्म हो जाती है। अब देखो, ये डिजाइन इंटेंशनल है, ठीक है ना। रेडिस के कमांड इतने सिंपल और फास्ट होते हैं, बिल्कुल लुकअप जैसे, कि सिंगल थ्रेड होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। जैसे कि जैसे एक कैशर हो तो कंफ्यूजन कम होता है ना, वैसे ही दो कैशर के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलर पॉइंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये मतलब ये नहीं है कि रेडिस एक वक्त में सिर्फ एक ही यूजर हैंडल कर सकता है। ये हजारों रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल कर सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल कमांड इतनी फास्ट होती है कि क्यों बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। ओके, अब रियल वर्ल्ड में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम आता है इसको समझो। चलो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं जहां ये की वैल्यू कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज होता है। सोचो तुम्हारे ऐप में यूजर लॉगिन करते हैं, उसकी सेशन सेशन इंफॉर्मेशन जैसे कि ये यूजर लॉग्ड इन है, उसकी यूजर आईडी है, वगैरह वगैरह, रेडिस में ऐसे स्टोर हो जाती है, राइट। अब देखो हमारे पास की क्या है, सेशन की वैल्यू अपने यहाँ पे दे दी, ये हमारे पास की है, और उसकी वैल्यू क्या है, ये एक वैल्यू है। अब देखो, जब भी यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है आप सीधा सेशन की से चेक कर लेते हो, ठीक है, तुरंत बिना डेटाबेस में सर्च किए कि ये वैल्यू कि ये यूजर वैलिड है या नहीं। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। अब हमने आज क्या सीखा, आज हमने की वैल्यू स्टोर करना सीखा, ठीक है ना। रेडिस में डेटा ढूंढना सीखा, एक लुकअप होता है, एक काइंड ऑफ रेडिस में डेटा ढूंढना एक लुकअप होता है, ठीक है ना। और फिर हमने इन मेमोरी रैम स्टोरेज सीखी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हल्की सी एक छोटी सी बात करी। फिर हमने ये भी जाना कि रेडिस सिंगल थ्रेडेड है। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम प्रैक्टिकली रेडिस के एक बेसिक कमांड सीखेंगे डिटेल में, जैसे कि सेट गेट डिलीट एग्जिस्ट की, और कई यूजफुल वेरिएशन भी सीखेंगे। अगर अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। भाई पिछले एपिसोड में हमने की वैल्यू पेयर स्टोर करना सीखा था, ठीक है ना, कि मतलब ये होता क्या है।
आज हम प्रैक्टिकली रेडिस के सबसे जरूरी कमांड सीखेंगे, ठीक है ना। और वो कमांड सीखेंगे जो रोज रोज तुम यूज करोगे, राइट। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डॉकर की CLI में आ जाते हैं। तो इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे अपने डॉकर के CLI में एंड इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। गुड। अब इसको भी थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है सेट। सेट मतलब डेटा सेव करना। हमने पिछले एपिसोड में एक बार देखा था, चलो इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे देंगे सेट नेम वीरेंद्र। ओके, तो यहाँ पे देते हैं सेट नेम, अरे क्या हो गया ये क्या हुआ था अभी। सेट नेम एंड वीरेंद्र एंड यहाँ पे देखो ओके आया, राइट। अब देखो ये कमांड बताता है कि की नेम के अंदर वैल्यू वीरेंद्र को सेव कर दो। अगर ये की पहले से एग्जिस्ट करती है तो सेट उसकी पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, राइट। अभी देखो जैसे ही मान लो हम यहाँ पे गेट करते हैं गेट नेम, तो यहाँ पे हमें वीरेंद्र देखने को मिल रहा है, यू कैन सी, ठीक है। बट अगर हम दोबारा से सेट नेम की वैल्यू यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है, सेट व्हाट हैपनिंग, सेट नेम मोहित कर दे तो हमें देखने को मिलेगा वापस से। अब हम गेट करेंगे गेट नेम, तो हमें इस बार कहा क्या मिला, देखने को मोहित मिला। ओके, तो ये हुआ क्या, देखो ये क्या करता है, ये ना ओवर राइट कर देता है वैल्यू को। जब आप दोबारा से इस की का यूज करके कोई और वैल्यू देते हो, जैसे पहले हमने वीरेंद्र वैल्यू दी थी तो वीरेंद्र आ रहा था, लेकिन दोबारा से हम इसको वीरेंद्र की जगह यहाँ पे कुछ और वैल्यू देंगे तो ये उसको वैल्यू को ओवर राइट कर देगा, ठीक है ना। और बिना कोई वार्निंग दे, कोई वार्निंग भी नहीं देता ये। अब इसमें हम नंबर भी सेव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दिखा देता हूँ आपको। सेट सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर काउंट 700 एंड यू कैन सी। अब हम गेट करते हैं सब्सक्राइबर काउंट को, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 700, और ये 700 हमें एज अ स्ट्रिंग मिला। रेडिस में सब कुछ इंटरनली स्ट्रिंग की तरह ही स्टोर होता है, लेकिन रेडिस कुछ नंबर स्पेसिफिक कमांड्स भी देता है जो हम आगे देखेंगे, जो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि जो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं अगर वैल्यू एक नंबर है या नहीं है। फिर गेट आता है डेटा निकालना। गेट मैंने आपको दिखाई दिया था कि कैसे डेटा हम निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसे की हम मांगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करे तो क्या होगा। लेट से हम यहाँ पे गेट दे देते हैं रैंडम की। मैंने कोई ऐसे रैंडम की दे दी, कुछ कुछ भी नाम डाल लिया। लेट से चाचा नाम डाल लेता हूँ मैं, चाचा। अब चाचा की एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना, चाचा की एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अब क्या मिलेगा, अब हमको मिलेगा यहाँ पे नील। गुड। नील का मतलब है कुछ नहीं मिला, जैसे खाली लॉकर जिसमें कुछ भी नहीं रखा होता। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपना एक्चुअल कोड में जब तुम रेडिस को नोड.js से कनेक्ट करोगे, जो हम आगे सीखेंगे, तो हमेशा चेक करने की जरूरत होती है कि नील तो नहीं आया कहीं पे, ताकि तुम्हारा ऐप क्रैश ना हो अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो। फिर आता है डिलीट। डिलीट मतलब कि अगर तुम्हें एक की परमानेंटली डिलीट करनी है तो तुम डिलीट का नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो लेट से हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, डिलीट एंड सब्सक्राइबर काउंट को अब हम डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे डिलीट हो गया। अब यहाँ पे गेट करते हैं सब्सक्राइबर काउंट, सो वी कैन सी अब हमको मिल रहा है नील। अब हमारे पास कोई सब्सक्राइबर काउंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया। अब देखो आपको मिला था यहाँ पे इंटीजर 1 आउटपुट में। अब देखो ये 1 बताता है 1 सक्सेसफुल की डिलीट, राइट। अगर तुम्हें एक ऐसी की डिलीट करने की कोशिश करो जो एक्सिस्ट ही नहीं करती तो क्या होगा। लेट से तुमने यहाँ पे ये वाली कोई की है जो तुम्हें डिलीट करनी है, लेकिन वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिलीट डोरीमोन, तो हमको मिलेगा इंटीजर 0। अब इंटीजर 0 का मतलब क्या है, 0 बताता है कोई भी की डिलीट नहीं हुई, क्योंकि वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अगर एक साथ हमें मल्टीपल कीज डिलीट करनी हो तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं डिलीट की 1 की 2 की 3, दैट्स इट। ये एक साथ तीनों कीज को डिलीट कर देगा और आउटपुट बताएगा कि कितनी की एक्चुअली डिलीट हुई है। अगर कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो काउंट नहीं देगी, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। फिर एग्जिस्ट के बारे में चेक करते हैं कि एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट क्या बताता है हमको। कभी कभी तुम्हें पहले ये कंफर्म करना होता है कि कोई की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती बिना उसकी वैल्यू निकाले। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एग्जिस्ट डालोगे, EXIST, एक सेकेंड, एग्जिस्ट एंड अब यहाँ पे दे देते हैं नेम एंड वी कैन सी अब हमको मिला है इंटीजर 1।
तो देखो अगर की एग्जिस्ट करती है तो इंटीजर 1 आएगा, और अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो इंटीजर आएगा 0। लेट से हम यहाँ पे एग्जिस्ट एग्जिस्ट और अब यहाँ पे दे देते हैं नोबिता। तो यहाँ पे एरर एरर देखने को मिला। एक मिनट, सॉरी, एग्जिस्ट नोबिता एंड अब हमको मिला इंटीजर 0, विच मीन्स कि वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इसको स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ मैं। इसको सोचो जैसे तुम किसी के घर जाने से पहले दरवाजे पे दस्तक देते हो, चेक करने के लिए कि कोई घर पे है या नहीं है, बिना सीधे अंदर नहीं घुसते तुम। एग्जिस्ट भी बिल्कुल यही काम करता है, पहले चेक करो, बताओ, लेकिन अभी अंदर मत लेकर जाओ। ठीक है ना। फिर आते हैं कीज, मतलब कि सारी कीज को ढूंढना। अब देखो ये सारी कीज हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम कीज लिखेंगे, कीज, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्पेस देंगे, देन स्टार पर दे देंगे। तो अब क्या करेगा, ये सारी कीज हमको निकाल कर दे देगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही की है, नेम, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सेट करी थी। ठीक है ना। और एक की हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। कौन सी की डिलीट करी थी? ये वाली डिलीट कर दी थी, डिलीट सब्सक्राइबर काउंट। ठीक है ना। अगर मान लो हम यहाँ पे सेट सब्सक्राइबर काउंट, इसको कॉपी कर ले एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे, एंड अब यहाँ पे हमने सब्सक्राइबर काउंट तो यहाँ पे डाल दिया। अब सारी कीज निकालते हैं। तो देखो अब हमारे पास दो कीज आ गई, नेम और सब्सक्राइबर काउंट। ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा, नेम और सब्सक्राइबर काउंट दो की है हमारे पास। ठीक है ना। अब देखो ये स्टार एक वाइल्ड कार्ड है, मतलब कि सब कुछ दिखाओ, आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये रहा आपका आउटपुट। फिर होता है पैटर्न से सर्च करना। तुम इसको स्पेसिफिक पैटर्न भी दे सकते हो, जैसे की, फिर यहाँ पे यूजर कॉलन, फिर यहाँ पे स्टार। ठीक है ना। अब देखो ये करता क्या है, ये सिर्फ वो की दिखाएगा जो यूजर से शुरू होती है, जैसे यूजर 1 नेम, यूजर 2 ईमेल, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। ओके, एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे सेट यूजर, अरे यार क्या हो रहा है ये, चलो कोई नहीं, सेट यूजर 1 नेम एंड देन यहाँ पे वीरेंद्र आ जाएगा। तो यहाँ पे ओके हो गया। फिर सेट यूजर देन 2, फिर ईमेल एंड वीरेंद्र, एक सेकेंड, वीरेंद्र gmail.com एंड ये भी ओके हो गया। अब यहाँ पे सारी कीज निकालते हैं हम। हमारे पास कितनी कीज है, सॉरी, कीज। एंड अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली देखो 4 कीज आ चुकी है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कौन सा मेथड था, ये वाला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एंड वी कैन सी हमारे पास अब 2 की आ रही है जिनमें यूजर एग्जिस्ट करता है। राइट। ओके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कीज को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। अगर तुमने रेडिस में लाखों कीज है, ठीक है ना, तो ये कमांड पूरे सर्वर को टेम्परेरी स्लो कर सकता है, क्योंकि रेडिस सिंगल थ्रेडेड है। याद है पिछले एपिसोड में हमने सीखा था ये। और ये सारे कीज स्कैन करेगा, इस दौरान दूसरे कमांड वेट करेंगे। डेवलपमेंट लर्निंग के लिए तो ये ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में इसके जगह हम स्कैन कमांड यूज करते हैं, जो ये काम एक सेफर मतलब इंक्रीमेंटल तरीके से करता है। ठीक है। अब ये भी हम सीखेंगे अभी आने वाले एपिसोड में। फिर आता है यहाँ पे एक्सपायर और टीटीएल, ये एक छोटा सा प्रीव्यू है, इनको भी देख लो जरा। हमने पिछले एपिसोड में कैशिंग की बात की थी, डेटा को परमानेंटली स्टोर रखना। अभी कैसे होता है इसका पूरा डिटेल हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन एक छोटा प्रीव्यू देखते हैं हम। लेट्स से हम यहाँ पे सेट करते हैं ये वाली की, तो इसको कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे हमने डाल दिया। तो यहाँ पे की हमारी ये वाली चली गई। फिर एक्सपायर भी डाल देते हैं। ओके, अब देखो हो गया रहा है। ये जो सेशन टोकन 60 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। अगले एपिसोड में हम इसको और डिटेल में सीखेंगे। ठीक है ना। बट फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कीज। अगर हम देखें कीज के अंदर यहाँ पे सेशन टोकन आ रहा है। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा टाइम और दे उसको, बस थोड़ा सा टाइम। तो ये क्या करेगा, 60 सेकेंड्स के बाद सेशन टोकन को पूरी तरीके से डिलीट कर देगा, एक्चुअली कंप्लीटली डिलीट कर देगा। एंड आई बिलीव इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्या अभी भी आ रहा है? दिख तो रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पे सेशन टोकन न्यू डाल देते हैं एंड इसको हम एक्सपायर करवाएंगे। 20 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में एक्सपायर करवा देंगे। और अभी यहाँ पे कीज डालते हैं एंड यू कैन सी अभी
ओ देखो यहाँ पे ना अभी कोई भी आपका वो क्या कहते हैं सेशन काउंट दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि भैया वो डिलीट हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने आप चीजें डिलीट हो जाती हैं, मतलब एक्सपायर हो जाती हैं। अब इसका पूरा वर्कफ्लो एक साथ आपको समझाता हूँ मैं। चलो एक रियल जैसी सिचुएशन ट्राई करते हैं। मान लो यहाँ पे हम आपने सेट किया यूजर वन नेम, यूजर वन का ईमेल और यूजर वन का नेम आदित्य, मतलब सॉरी यूजर टू का नेम आदित्य। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, यूजर वन का नेम एग्जिस्ट करता है, तो आउटपुट आएगा आपका ये। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। इसको सबको हमें कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब इतना होने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट ये वाला चेक करते हैं कमांड। तो देखो यहाँ पे इंटीजर वन आया। इंटीजर वन का मतलब है कि एग्जिस्ट करता है, ये कमांड एग्जिस्ट करती है, मतलब ये वाली की एग्जिस्ट करती है। कौन सी की? ये वाली की। ठीक है, फिर हम सारी की निकालेंगे। अच्छा सारी की यूजर के हिसाब से दिखाना जरा कितनी अवेलेबल है। तो देखो यूजर वन ईमेल, यूजर टू नेम, यूजर वन नेम एंड यूजर टू ईमेल। ओके, तो यूजर के लिए सारी हमारे पास की अवेलेबल हो गई। अच्छा गेट यूजर वन ईमेल करेंगे तो हमें भैया आउटपुट में क्या दिखेगा? ये दिया ईमेल वगैरह दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप एक काम कर सकते हो, आप ये सारी चीजें खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो आज हमने सीखा, हमने सेट की बिल सीखा, गेट की सीखा, फिर डिलीट की, सारी की हमने इंपॉर्टेंट की सीखी, फिर की पैटर्न्स भी देखे। ठीक है, अब अगले एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे एक्सपायरी और टीटीएल। एक्सपायरी और टीटीएल कैसे रेडिस में डेटा को ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैसे रेडिस में डेटा को ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कैशिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं वीडियो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 5 एक्सपायरी और टीटीएल। भाई पिछले एपिसोड में हमने सेट गेट डिलीट एग्जिस्ट की सीखा था, हमने एक छोटा सा प्रीव्यू भी देखा था एक्सपायर का। आज हम इसको पूरी डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कैशिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बिना एक्सपायरी के रेडिस सिर्फ एक नॉर्मल डेटाबेस है, नॉर्मल डेटाबेस जैसा बन जाएगा। इसकी टेम्परेरी सेल्फ क्लीनिंग नेचर ही इसको एक स्पेशल चीज बनाती है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्यों चाहिए ऑटोमेटिक एक्सपायरी? सोचो, तुम अपनी गाड़ी के एक तुम अपनी गाड़ी एक मॉल के पार्किंग में खड़ी कर देते हो। अब तुम्हें एक टिकट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये पार्किंग सिर्फ 2 घंटे के लिए है। ठीक है, अगर तुम 2 घंटे के बाद उस गाड़ी को वहीं रख उस अगर तुम 2 घंटे के बाद भी गाड़ी वहीं रखते हो, टिकट ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है और तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। ठीक है, ओके। अब ये ऑटोमेटिक टाइम लिमिट बहुत यूजफुल होती है। पार्किंग अथॉरिटी को मैनुअली हर गाड़ी चेक करके कब आई थी याद नहीं रखना पड़ता, सिस्टम खुद ट्रैक करता रहता है। ठीक है ना। अब देखो रेडिस में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपायरी बोलते हैं इसको। अब तुम एक की को बना सकते हो, तुम एक की को बना सकते हो, ये सिर्फ एक्स सेकेंड के लिए ही वैलिड है। ठीक है ना। और उसके बाद रेडिस खुद उस की को डिलीट कर देता है, तुम्हें मैनुअली ट्रैक करके डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई एम रिपीटिंग, रेडिस में भी यही कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सपायरी। तुम क्या करते हो, तुम एक की को बना सकते हो, और जब तुम उस की को बना सकते हो तुम इसमें एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कि ये सिर्फ एक सेकंड के लिए ही वैलिड रहेगी, और उसके बाद रेडिस उसको खुद ही डिलीट कर देगा। ठीक है ना। अब इसका फायदा ये होता है तुम्हें ये मैनुअली ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही रेडिस इसको डिलीट कर देता है। ठीक है, अब देखो फिर ये आता है एक्सपायर कमांड, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम वापस से जाएंगे अपने किसमें, अपने रेडिस के CLI में। मैं ऑलरेडी उसके CLI में हूँ एंड वेट अ मिनट, यप, इसको मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ एंड अब एक की बनाते हैं और इसको एक एक्सपायरी टाइम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सेट OTP कोड है, ये की हमने क्रिएट करी है एंड ये हमने की सिलेक्ट कर ली एंड ये रही की। एंड यहाँ पे कीज देखते हैं, वेयर इज अवर की, ये रही हमारी की OTP कोड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपायर करवाएंगे 30 सेकंड के बाद, मतलब 30 सेकंड में ये एक्सपायर हो जाएगी। चलो जी, 30 सेकंड में एक्सपायर होगा और यहाँ पे देखो सक्सेस मैसेज भी हमें दिख रहा है 30 का। ओके, अब देखो होता क्या है कि ये OTP को 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। चलो तुरंत चेक करते हैं। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा एक टाइम रुकते हैं और हम क्या करेंगे, गेट OTP कोड करेंगे। आई बिलीव 30 सेकंड हो गए शायद, तो गेट OTP करते हैं एंड अब देखो हमारे पास कोई OTP कोड नहीं है। अगर हम कीज में जाकर के देखेंगे
कीज में जाकर के देखते हैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास कोई भी ओटीपी कोड नाम की अवेलेबल ही नहीं है। वो डिलीट कर दी, किसने डिलीट कर दी है? रेडिस ने डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट डिलीट करी? हमने यहाँ पे एक्सपायर लिख के फिर की का नाम दिया था और फिर यहाँ पे टाइम लिमिट हमने सेट कर दी थी। ओके ओके। अब देखो, अब हमको क्या मिला था आउटपुट? हमको मिला था नील। अब ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी थी। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रियल वर्ल्ड ओटीपी सिस्टम जैसा एग्जैक्टली काम करता है। जब तुम्हें कोई ऐप ओटीपी भेजता है, जैसे लॉगिन वेरीफाई करने के लिए, तो वो ओटीपी यूजुअली रेडिस में स्टोर होता है। एक छोटी सी एक्सपायरी, जैसे 5 मिनट के साथ वो एक्सपायर हो जाता है। अगर यूजर 5 मिनट के अंदर यूज नहीं करता तो ओटीपी खुद ही इनवैलिड हो जाता है। ठीक है ना? उसके लिए कोई मैनुअल क्लीनअप हमको नहीं चाहिए होता। फिर आता है टीटीएल का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? ये बताता है कि कितना टाइम बचा है। ठीक है? अब सोचो, तुम्हें पता करना है कि एक की कितनी देर में एक्सपायर होगी। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? अगेन हम यहाँ करेंगे सेशन टोकन। यहाँ पे हमने की सेट करी, हमने ये की सेट कर दी है एंड ये रही की, और यहाँ पे मैसेज भी शो हो गया हमको। ओके। अब की से सेट होने के बाद हम इसको एक्सपायर करवा देते हैं 100 सेकंड के बाद। हमने इसको 100 सेकंड के बाद एक्सपायर करवा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम टीटीएल डालते हैं सेशन टोकन। अब हमको क्या मैसेज मिलता है? देखो, हमें यहाँ पे सेकंड्स मिल रहे हैं कि मतलब कितना टाइम अवेलेबल है। अब यहाँ पे 90 सेकंड्स बचे हैं, अभी यहाँ पे 86 सेकंड्स बचे हैं। राइट? अब देखो, आउटपुट आया है कुछ ऐसा, इंटीजर 95। ये जितना भी सेकंड बचे होता है, टीटीएल का मतलब है कि टाइम टू लिव, मतलब ये की और कितनी देर तक जिंदा रहेगी ये बताता है। अगर तुम एक ऐसी की पे टीटीएल चलाओ जिसका कोई एक्सपायरी सेट ही नहीं है, जैसे कि मान लो 1 सेकेंड। ओके, ये एक्सपायर होने वाली है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर तुम एक ऐसी की पे टीटीएल चलाओ जिसकी कोई एक्सपायरी ही नहीं है, तो क्या होगा? मान लो कि हम ये करते हैं, एक हमने की सिलेक्ट करी, एक की हमने क्रिएट करी, तो हमारी की क्रिएट हो गई। ठीक है ना? ये हमारी की है, परमानेंट की। अब इस पर हम क्या करेंगे? टीटीएल लगा देते हैं। टीटीएल, हमने टीटीएल लगा दिया। अब यहाँ पे देखो हमको क्या मिला? इंटीजर -1। अब इसका क्या मतलब है? -1 का मतलब होता है कि ये की एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका कोई एक्सपायरी सेट नहीं है। ये हमेशा ही रहेगी जब तक मैनुअली डिलीट ना हो। और अगर की एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो टीटीएल क्या करेगा? मतलब अगर की एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे एक ऐसा, अरे यार क्या हो रहा है ये, एक काइंड ऑफ ऐसा मैसेज दिखाई देगा -2 का मतलब है कि भैया की एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है? अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दो स्पेशल वैल्यूज -1 और -2 याद रखना जरूरी है कोड में। जब तुम अपने ऐप में टीटीएल चेक करते हो, इन दोनों केसेस को सही तरीके से हैंडल करना होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर आता है सेट के साथ एक ही कमांड में एक्सपायरी देना। ओके, अब ये क्या है इसको समझो ध्यान से। अब तक हमने पहले सेट किया, फिर अलग से एक्सपायर किया। एक शॉर्टकट भी है दोनों को एक साथ यूज करने का। वो क्या है? सेट ओटीपी कोड। फिर हमने यहाँ पे की और वैल्यू दे दिए, देन हमने EX करके यहाँ पे टाइम भी दे दिया। हम यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं एंड ये रहा। ओके, अब यहाँ पे TTL डालते हैं एंड OTP कोड एंड यू कैन सी अब हमको दिख रहा है टाइम। हमारे TTL भी सही से काम कर रहा है और हमने शॉर्ट में लिख दिया है EX मतलब एक्सपायर। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम दिया 30 सेकेंड्स का। ओके, अब EX बताता है इसको सेट करो और तुरंत 30 सेकंड के लिए एक्सपायर भी लगा दो। ये दो कमांड का काम एक में कर देता है। अगर तुम्हें मिली सेकंड्स में चाहिए, ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पे सेट ओटीपी कोड, देन यहाँ पे PX, फिर यहाँ पे अपने मिली सेकंड दे सकते हो। ठीक है ना? PX का मतलब होता है मिली सेकंड में। ठीक है ना? यहाँ पे 3000 मिली सेकंड इक्वल्स टू 30 सेकंड होता है। सॉरी, मतलब 30,000 मिली सेकंड। 30,000, अरे यार क्या हो गया ये। हाँ, यहाँ पे 30,000 मिली सेकंड मतलब कि 30 सेकंड। ओके। फिर आता है परसेस। परसेस मतलब एक्सपायरी को हटा देना। कभी कभी तुम्हें एक की पे से एक्सपायरी हटाना हो सकता है, मतलब कि उसको परमानेंट बना सकते हो तुम। ये तुम्हारी चॉइस है। अब तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम कर सकते हो सेशन मतलब परसिस्ट लगा दो उसके की के आगे। ठीक है ना? अब कैसे करते दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये वाली की हमने सेट करी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे TTL चेक करते हैं, OTP, अरे यार OTP कोड। तो अभी देखो, 1 सेकेंड, अरे भाई वेट अ मिनट, OTP कोड
व्हाट हैपन? ओके, आई बिलीव ये डिलीट हो गया पहले ही। गुड। ओके, नाउ TTL OTP। एक काम करते हैं, की देखते हैं पहले, की सेट हुई नहीं हुई। कीज, एंड देन यहाँ पे पैटर्न, एंड वी कैन सी OTP कोड ये रहा। अब एक काम करते हैं, TTL देखते हैं इसमें टाइम कितना बचा है। OTP कोड, एंड यहाँ पे हमको देखो 30 सेकंड्स अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या कर इसको परसिस्ट करना है। परसिस्ट मतलब कि इसको परमानेंट बना देना। अभी परमानेंट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे परसिस्ट देन OTP कोड, एंड अभी बन चुका है परसिस्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे TTL करते हैं एंड OTP कोड। अब हमको दिख रहा है -1। -1 कब आता है, -1 तब आता है जब ये की परमानेंट हो। ठीक है ना, ये हमने अब ये भी सीखा था थोड़ी देर पहले ही, राइट। अब इसकी रियल वर्ल्ड यूज केसेस समझाता हूँ आपको। एक्सपायरी कहाँ काम आती है। सबसे पहले OTP सिस्टम में एक्सपायरी काम आती है। जैसे हमने देखा, OTP एक छोटी एक्सपायरी के साथ स्टोर होता है, यूजुअली 2 से 10 सेकंड तक के बीच में। अब सेशन मैनेजमेंट में ही हम वो यूज कर सकते हैं रेडिस को। कैसे, लॉगिन सेशन पर एक्सपायर करना हो, वहां पे हम रेडिस को अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। उनका सेशन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। हम एक स्पेसिफिक टाइम देंगे जहां पर उनका सेशन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी होता है। फिर रेट लिमिटिंग में, जैसे इस यूजर ने, कोई भी एक यूजर है, उसने 1 मिनट में सिर्फ 5 रिक्वेस्ट भेजी है। इस काउंटर को 1 मिनट की एक्सपायरी की देना, ताकि हर मिनट ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए। एंड देन कैशिंग, ये तो सबसे कॉमन यूज होता है। जब तुम डेटाबेस से डेटा कैश करते हो तो रेडिस में उसको सेव करवा देते हो। ठीक है ना। अब सेव करवाने के बाद उसको एक रीजनेबल एक्सपायरी देना जरूरी हो जाता है। जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स को 1 घंटे के लिए कैशे करना होता है, ताकि अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो तो पुराना कैशे डेटा ज्यादा देर तक गलत ना दिखे। दैट्स इट। फिर एक स्टोरी समझाता हूँ आपको। कैशे का भी एक बेस्ट बिफोर डेट होना चाहिए। सुनो ध्यान से। सोचो, तुम दूध खरीदते हो जिसपे बेस्ट बिफोर डेट लिखी होती है। अगर वो डेट ना होती तो तुम कभी भी ना जान पाते कि दूध कब खराब हो चुका है, एंड उसको तुम पीते रहोगे, बीमार पड़ जाओगे लास्ट में। कैशे में भी यही रिस्क होता है। अगर कैशे में बेस्ट बिफोर मतलब कि एक्सपायरी ना हो, तो पुराना आउटडेटेड डेटा हमेशा के लिए वहीं रह जाता है और यूजर को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कैशे की कोई ना कोई एक्सपायरी होनी चाहिए। बिना एक्सपायरी के कैशे स्केल स्केल मतलब कि पुराने आउटडेटेड हो सकता है और यूजर को गलत डेटा भी दिख सकता है। एक्सपायरी के टाइम कितना डेटा रखना है, ये डिपेंड करता है कि डेटा कितनी जल्दी चेंज हो सकता है। जो डेटा रेयरली चेंज होता है, जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट वगैरह वगैरह, उसको लंबी एक्सपायरी दे सकते हो। एंड अगेन, जो डेटा फास्ट चेंज होता है, जैसे कि स्टॉक प्राइस, उसको तुम छोटी एक्सपायरी दे सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। अब आज हमने क्या सीखा, आज हमने एक्सपायरी सीखा। एक्सपायरी क्या होता है, एक ऑटोमेटिक टाइम लिमिट जो रेडिस की पे लगा सकते हैं। ठीक है ना। फिर हमने एक्सपायरी की सेकंड देखे। फिर हमने TTL देखा। TTL क्या होता है, कितना टाइम बचा है, दैट्स इट। फिर हमने सेट की वैल्यू x सेकंड, इसका मतलब हमने जाना कि भैया एक ही कमांड में हम सेट प्लस एक्सपायरी हम दे सकते हैं। फिर हमने परसिस्ट की जाना कि ये क्या होता है, एक्सपायरी हटाना, की को परमानेंट बनाना। रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है। फिर हमने कैशिंग के बारे में हल्की सी एक इन्फॉर्मेशन देखी। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम सीखेंगे रेडिस का डेटा टाइप। अभी तक हमने अगले एपिसोड में हम सीखेंगे रेडिस के डेटा टाइप्स। अभी तक हमने सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट नंबर स्टोर किया था। अब हम सीखेंगे कि हम लिस्ट को कैसे स्टोर कर सकते हैं, जो एक से ज्यादा वैल्यूज को की के अंदर ऑर्डर तरीके से स्टोर कर देती थी। ठीक है ना। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 6, डेटा टाइप्स, पार्ट 1, स्ट्रिंग्स और लिस्ट। भाई पिछले एपिसोड में हमने एक्सपायरी और TTL सीखा था। अब तक हमने जो भी डेटा सेव किया वो सब सिंपल टेक्स्ट या नंबर था, जिसे रेडिस स्ट्रिंग में बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसे रेडिस में स्ट्रिंग बोलते हैं। आज हम एक नया डेटा टाइप सीखेंगे, उसका नाम है लिस्ट, जिससे हम एक की के अंदर कई वैल्यूज एक ऑर्डर में रख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो जो भी अब तक सेट या गेट किया वो सब स्ट्रिंग का टाइप था। ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं ये। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, रेडिस में स्ट्रिंग सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, नंबर्स के लिए भी यूज होता है। रेडिस खुद समझ लेता है जब नंबर्स की तरह से यूज करना हो, जैसे काउंटिंग के कमांड्स में, जो हम आगे सीखेंगे। अब यहाँ देखो एक चीज है, एक यूजफुल स्ट्रिंग कमांड है, वो है INCR। सोचो,
तुम्हें एक काउंटर रखना है। जैसे एक मिनट, जैसे इस वीडियो के कितने काउंट्स हैं, हर बार मैन्युअली गेट फिर नंबर बढ़ाओ सेट करके, ये बहुत ही मतलब बहुत ही थका देने वाला तरीका होता है। अब आपके पास रेडिसी का ऑप्शन देता है, ठीक है ना, उसको एक शॉर्टकट है। वो क्या शॉर्टकट है? वो है INCR। तो इसको चलो सेट करते हैं हम यहाँ पे। मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा एंड देन यू कैन सी। देखो हमने व्यूज की वैल्यू क्या सेट करी थी, ये की है, और इसकी वैल्यू हमने सेट करी थी 100, बट INCR। फिर उसके बाद हमने व्यूज लिखा, उसके बाद जो हमारे पास क्या कहते हैं वैल्यू है वो 101 होगी। अब ये हुआ क्या, इसको समझो ध्यान से। INCR ऑटोमेटिकली नंबर को एक से बढ़ा देता है एक ही कमांड में। अगर तुम्हें किसी और अमाउंट को बढ़ाना हो, अगर तुम्हें किसी और अमाउंट को बढ़ाना हो, मतलब कुछ 10 या 20 नंबर बढ़ाने हो, फिर तो तुम INCR बाई करोगे। अब देखो ये क्या होता है, मान लो यहाँ पे हम INCR बाई करते हैं तो अब यहाँ पे हो जाएगा 111। ओके, तो ये क्या था भाई, देखो ये कमांड बहुत फास्ट और सेफ होती है जब कई लोग एक साथ काउंटर बढ़ा रहे होते हैं, जैसे एक वायरल पोस्ट के लिए लाइक्स होते हैं। अब क्योंकि रेडिस तो भैया सिंगल थ्रेड है, याद है हमने पहले भी सीखा था। अब INCR हमेशा सही तरीके से काउंट करेगा, कोई दो लोग एक साथ बढ़ाते वक्त कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो लिस्ट क्या है और क्यों चाहिए हमको, इसको समझो ध्यान से। इसको एक लाइन में समझते हैं हम पहले स्टोरी की हेल्प से। सोचो, एक टिकट काउंटर पर लोग हैं एंड वो सब लाइन में खड़े हैं। पहला इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, ऐसे ही क्रम से खड़े हैं सब लोग। अब ये लाइन एक ऑर्डर में मेंटेन करी जा रही है, ठीक है ना। जो पहले आया वो आगे है एंड नए लोग पीछे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब और जिन्हें टिकट मिल जाता है वो आगे से निकल जाते हैं, ठीक है। आपने इमेजिन कर लिया अच्छे से। अब सुनो ध्यान से अगली चीज जो मैं बोलने वाला हूँ। रेडिस लिस्ट बिल्कुल यही लाइन है। ये हमें एक की के अंदर कई वैल्यूज एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखने देता है, और वैल्यूज को आगे या पीछे से ऐड करना और रिमूव करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। अब लिस्ट की कमांड देखो क्या होती है। अपने रेडिस CLI खोलो और यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। देखो अब यहाँ पे एल पुश और दो एल आर पुश लिस्ट में ऐड करने का तरीका होता है। जैसे आर पुश में हम यहाँ पे टास्क दे सकते हैं, असाइनमेंट लिखना, तो इसको आर पुश करते हैं एंड तो अभी यहाँ पे हमारे पास आर पुश के अंदर टास्क के अंदर यहाँ पे एक हमारे पास वैल्यू ऐड हो गई, मतलब एक की के अंदर यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हो गई। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो और हैं हमारे पास, इनको भी ऐड कर देंगे। इनको हमने पेस्ट किया एंड ये हमारे पास अब 3 वैल्यूज यहाँ पे हो चुकी हैं। अब देखिए हमने क्या किया, आर पुश मतलब कि राइट पुश, लाइन के आखिर मतलब राइट साइड में ऐड करना। एंड जैसे नए लोग लाइन के पीछे जुड़ रहे होते हैं सेम वैसे ही अच्छे से गेट करते हैं। जैसे कि गेट करते हैं हम टास्क, तो हमको एक मिनट, सॉरी सॉरी, इसके गेट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो वो भी अभी सिखाऊंगा मैं आपको। बस 2 मिनट का टाइम दो मुझे, एक चीज और सिखा दूं मैं आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ से अगर तुम्हें शुरू मतलब लेफ्ट साइड में ऐड करना हो तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे एल पुश करोगे। इसको हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू होगी 4। अब देखो ये हो क्या रहा है, एल पुश मतलब लेफ्ट पुश, ये सबसे आगे ऐड हो जाएगा, जैसे कोई VIP लाइन में सबसे आगे जाके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। फिर आता है एल रेंज, पूरी लिस्ट देखना। ओके, तो हम क्या करते हैं, पूरी लिस्ट को देखते हैं एंड यहाँ पे देखो हमारे सारी के सारी लिस्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कोड मतलब जो लाइन है उसको पूरी तरीके से समझते हैं। हमने क्या किया, देखो 0 और -1 बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक दिखाना है। 0 मतलब शुरू से और -1 मतलब बिल्कुल आखिर तक, मतलब कि पूरी लिस्ट दिखाओ। अगर तुम्हें सिर्फ पहली 2 आइटम चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, 0 और 1 दे सकते हो, ठीक है ना। एल रेंज के अंदर आपको फिर 0 और 1 दिख जाएगा और यहाँ पे 2 आइटम आपको दिख जाएंगे, राइट। अब एल पॉप और आर पॉप आते हैं लिस्ट से निकालना। जैसे लाइन से लोग निकलते हैं जब उनका नंबर आता है, सिमिलरली हम ये चीज कर सकते हैं। तो एल पॉप यहाँ पे टास्क दे सकते हैं हम, एल पॉप टास्क, एंड यहाँ पे देखो पहला जो एलिमेंट है वो निकल जाएगा, अर्जेंट कॉल मम्मी। गुड, अब ये आइटम क्या होगा, लिस्ट से हट गया ये वाला आइटम। अब एलपॉप करता है क्या, एलपॉप शुरू से निकालता है, जैसे लाइन में सबसे ज्यादा सबसे आगे वाले को टिकट मिला हो और वो निकल जाए सेम वैसे ही। अब हम देखते हैं जरा एक बार अपनी लिस्ट को कि कितने आइटम निकल गए इसमें से। तो एल रेंज टास्क, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला आइटम था जो पहले शो हो रहा था ये वाला, ये निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 आइटम शो हो रहे हैं। अब एक काम करते हैं, आर आर पॉप और करते हैं, आर पॉप और दिखा देता हूँ आपको मैं, आर पॉप एंड टास्क।
अब आर पॉप टास्क से हमारा लास्ट वाला आइटम निकल गया, ठीक है ना। गुड, आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी। अब एलएलएल मतलब कि लिस्ट कितनी बड़ी है, हम यहाँ से लिस्ट की लेंथ भी चेक कर सकते हैं। तो हम इसको प्रिंट करेंगे और यहाँ पे देखो 2 आ गया, इसका मतलब लिस्ट की वैल्यू है 2, मतलब जो लेंथ है वो है 2, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है, चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। सोचो तुम्हें एक ऐप बनानी है जिसमें यूजर की रीसेंट नोटिफिकेशन दिखानी है, जैसे इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन। अब एल पुश करता है यूजर 1 नोटिफिकेशन, रिया ने तुम्हारी फोटो लाइक की, फिर एल पुश यूजर 1 नोटिफिकेशन, ठीक, आदित्य ने कमेंट किया, देन अगेन एल पुश यूजर 1 नोटिफिकेशन, नया फॉलोवर प्रिया। अब हुआ क्या यहाँ पे, देखो ध्यान से, हमने एल पुश से यूज किया ताकि सबसे नई नोटिफिकेशन हमेशा सबसे ऊपर शुरू में दिखे, बिल्कुल जैसे रियल ऐप में होता है ना, नए नोटिफिकेशन सबसे ऊपर दिखते हैं, सेम वैसे ही। अब अगर यूजर अपनी रिसेंट 10 नोटिफिकेशन देखना चाहे तो वो क्या करेगा, वो एल रेंज यूजर 1 नोटिफिकेशन 0 to 9 कर देगा। अब इससे क्या होगा, आपकी सारी नोटिफिकेशन दिख जाएंगी, मतलब कि सारी टॉप 10 नोटिफिकेशन दिख जाएंगी। अभी पहली 10 आइटम दिखाता है, अगर उतनी है तो सबसे नई पहले दिखाएगा आपको, ओके। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत कॉमन रियल वर्ल्ड पैटर्न है, रिसेंट एक्टिविटी फीड बोलते हैं इसको, या फिर नोटिफिकेशन लिस्ट बनाने के लिए काम में आता है। एंड रेडिस लिस्ट इसके लिए परफेक्ट होता है क्योंकि इसमें इंसर्ट रिमूव करना बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और ऑर्डर ऑटोमेटिकली मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे एक चीज सुनो ध्यान से, एक चीज याद रखना, लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है। अगर तुम सेम वैल्यू 2 बार आर पुश करोगे तो दोनों एक साथ लिस्ट में रहेंगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने आर पुश फ्रूट्स एप्पल किया, फिर आर पुश फ्रूट्स बनाना, देन आर पुश फ्रूट्स एप्पल। अब आप यहाँ पे रेंज देखोगे तो आपकी रेंज को ऐसे दिखेगी, एप्पल बनाना एप्पल, राइट। मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ पूरे को, रुको जरा, कॉपी किया एंड ओके, एल रेंज टास्क, सॉरी वेट अ मिनट, व्हाट इज द इशू, सॉरी यहाँ पे हमने वो तो नंबर तो दिए नहीं, 0 एंड -1। अब यहाँ पे देखो हमारे पास तीनों जो एलिमेंट है वो आ गए, सबसे पहला है एप्पल, फिर बनाना, फिर एप्पल, ओके। अगर तुम्हें सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, मतलब कि कोई डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो तुम्हें एक दूसरा डेटा टाइप चाहिए होगा, उसको बोलते हैं सेट, जो हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। फिलहाल आज जो हमने सीखा, आज हमने उसका रिकैप दिखा देता हूँ आपको। आज हमने सीखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कि सिंपल टेक्स्ट नंबर। फिर हमने आईएनसीआर बाइस से काउंटर को बढ़ाना सीखा, बहुत आसान होता है ये। फिर हमने लिस्ट जाने की, लिस्ट क्या होती है, एक की के अंदर कई वैल्यूज ऑर्डर मेंटेन करते हैं, जैसे उसको सीखा। फिर आर पुश सीखा, एल रेंज हमने कमांड देखी, फिर एल पॉप, आर पॉप, एंड देन यहाँ पे एल एन, मतलब लिस्ट की लेंथ हमने चेक करी। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम 2 और जरूरी डेटा टाइप सीखेंगे, सेट्स, जहां सिर्फ यूनिक वैल्यू रहती है, और हैशेस और सॉर्टेड सेट्स, जैसे लीडर बोर्ड बनाने के लिए काम में आते हैं। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं पे डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब हम मिलते हैं इस वीडियो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 7 डेटा टाइप्स पार्ट 2। तो भाई पिछले एपिसोड में हमने स्ट्रिंग्स और लिस्ट सीखे थे। आज हम 3 और पावरफुल डेटा टाइप सीखेंगे, जो कि है, पहला है सेट, जहां हम सिर्फ यूनिक वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा है हैश, जैसे एक मिनी ऑब्जेक्ट की तरह होता है ये। और फिर आता है सॉर्टेड सेट, जो लीडर बोर्ड बनाने के लिए परफेक्ट होता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरू करते हैं सेट से। अब एक कहानी सुनो। सोचो एक क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर है, अगर एक स्टूडेंट का नाम 2 बार लिख दिया जाए गलती से, क्या वो 2 स्टूडेंट बन जाएंगे? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अटेंडेंस में हर नाम सिर्फ एक बार ही होना चाहिए, चाहे कितनी बार लिखा हो, ठीक है। अब देखो सेट भी बिल्कुल यही एक रजिस्टर है, ये एक की के अंदर की वैल्यू रखता है, राइट, ओके। लेकिन कोई भी वैल्यू सिर्फ एक बार डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए देखो, एक कमांड दे रखी है मैंने, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने रेडिस CLI में जाएंगे एंड वहां पे इसको कर देंगे पेस्ट। एंड अब देखो पहली बार क्या आया, इंटीजर 1, ओके। इंटीजर 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने एप्पल ऐड किया, ठीक है। चलो फिर दूसरी बार आया इंटीजर 1, क्यों, क्योंकि अगेन हमने दोबारा बनाना ऐड किया फ्रूट्स के अंदर। ये देखो फ्रूट्स क्या है, की है, और बनाना क्या है, एक उसकी वैल्यू, राइट। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एप्पल दोबारा से ऐड किया, किसके अंदर, एक की हमने क्रिएट करी एप्पल, उसके मतलब फ्रूट्स, उसके अंदर हमने एक वैल्यू दी एप्पल।
फ्रूट्स क्या है, की है, और एप्पल है वैल्यू। लेकिन इस बार यहाँ पे इंटीजर 0 आया। इंटीजर 0 क्यों आया? इंटीजर 0 इसलिए आया क्योंकि इस बार हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे सेट। ठीक है ना। अब सेट की प्रॉपर्टी यही होती है कि जब भी हम क्या कहते हैं उसमें वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती। अब अगर हम सेट के अंदर जाकर देखें एस मेंबर्स के अंदर, तो यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही आइटम हम देखेंगे, एप्पल और बनाना, जबकि हमने तो 3 बार एप्पल डाला था, लेकिन 3 बार एप्पल नहीं गया। एप्पल गया सिर्फ 2 ही बार। क्यों गया? क्योंकि भाई देखो हमने पहले एप्पल 2 बार ऐड करने की कोशिश करी थी, लेकिन सेट में वो सिर्फ 1 बार ही आया। अब ये हमने लिस्ट में भी देखा था, लेकिन ये इससे अलग होता है थोड़ा, जहां पे डुप्लीकेट की अलाउड होती है। लेकिन सेट क्या करता है, सेट में सिर्फ भाई देखो सिर्फ एक ही की आ सकती है, मतलब सॉरी, सेट में एक की के अंदर वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब देखो चेक करने की कोशिश कैसे होती है वैल्यू सेट में है या नहीं है, कैसे कर चेक करते हैं हम। यहाँ पे एस इज मेंबर डालेंगे, एस इज, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, अरे क्या हो गया, एस इज मेंबर। तो एक बार ये कमांड रन करते हैं एंड देखते हैं हमारे क्या आउटपुट मिलता है। एस इज मेंबर फ्रूट्स के अंदर बनाना है या नहीं है। तो देखो हमें मिल रहा है इंटीजर 1। इंटीजर मतलब हाँ भैया ये जो फ्रूट के अंदर बनाना है वो एग्जिस्ट करता है। अगर वैल्यू ना होती तो, अगर वैल्यू ना होती, जैसे मान लो हम दोबारा वो कमांड रन करें और यहाँ पे बनाना की जगह हम यहाँ पे पाइनएप्पल डाल देते हैं, या चलो मैंगो डाल देते हैं, तो अब आया यहाँ पे इंटीजर 0। इंटीजर 0 इसलिए आया क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। और अगर वैल्यू अगर हटाना हो तो आपको तो क्या करोगे, SREM फ्रूट्स एप्पल। ओके, अब इस कमांड को भी रन करते हैं जरा। तो हम यहाँ पे SREM फ्रूट्स एप्पल लिखेंगे। हमने पहले यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे की दी, फिर उसे एक वैल्यू दे दी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको एंटर किया, तो यहाँ पे देखो हमारा जो की है वो क्या कहते हैं, जो हमारा एप्पल है वो रिमूव हो चुका है। अभी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम एस मेंबर करेंगे, किसकी, फ्रूट्स की चेक करेंगे। तो अब देखो अब हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे बनाना दिख रहा है, राइट। ओके, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। अब फ्रूट्स के अंदर कितने आइटम है ये कैसे चेक करते हैं, ये इस कमांड की हेल्प से चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हमें एक और आइटम ऐड करना हो तो एस फ्रूट्स एंड मैंगो, एंड अब दोबारा करते हैं एस कार्ड फ्रूट्स। तो हमें कितने कितने आइटम मिले, 2 आइटम मिल गए, ठीक है ना। अब आगे और क्या है वो देखता हूं मैं। देखो सेट का रियल वर्ल्ड यूज कहाँ कहाँ होता है, सोचो। तुम्हें ट्रैक करना है कि आज तुम्हारे वीडियो कितनी यूनिक लोगों ने देखा है, ठीक है ना। मतलब कि एक इंसान को 2 बार काउंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो 5 बार ही रिफ्रेश कर देखे। अब ये चीज कैसे करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं वीडियो। वीडियो मतलब वीडियो क्या है, यहाँ पे एक की है, ठीक है, मतलब ये पूरा एक की है, ठीक है ना। ये क्या है, पूरा एक की है। इसमें क्या है हमारे पास, हमने एक वीडियो नाम का हमने यहाँ पे एक क्या कहते हैं एक टाइटल दिया, फिर ये अगेन यूजर की एक आईडी है, एंड देन ये व्यूअर्स है। ओके, अब उसकी वैल्यू क्या है, ये रही उसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे ये एक यूजर है, ठीक है ना, उसने कोई एक वीडियो देखी, ये वाली वीडियो देखी। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज समथिंग मिस्टेक। ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे ये वाला यूजर है, ये वाला यूजर, और वीडियो ये है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये क्या है, ये एक वीडियो है, ठीक है ना, वीडियो, और यहाँ पे ये क्या है, ये यूजर है। ओके, तो ये क्या है, एक की है, और इस की वैल्यू क्या है, यूजर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, चाहे यूजर यूजर 45 ने कितनी भी बार देखा एक वीडियो को, कौन सी वीडियो देखी यूजर 45 ने, ये वाली वीडियो एक यहाँ पर देखी यूजर 45 ने वीडियो, और फिर दोबारा यही वीडियो यूजर 45 ने यहाँ पर देखी। अब देखो सेट में वो सिर्फ एक बार ही काउंट होगा, राइट, बिल्कुल सही बात। अब हम क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिक व्यूअर्स भी चेक कर सकते हैं, किसके लिए, उस स्पेसिफिक की के लिए, कि उस स्पेसिफिक की के लिए कितने यूनिक व्यूअर्स हैं। तो देखो सिर्फ 2 यूनिक व्यूअर्स आएंगे। एक काम करते हैं, इसको मैं कमांड को आपको रन कर दिखा देता हूँ टर्मिनल में। एक सेकेंड, हमने यहाँ पर कमांड पेस्ट करी, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि इस स्पेसिफिक वीडियो के लिए, कौन सी वीडियो, इस वाली वीडियो के लिए कितने यूनिक यूजर्स हैं, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 एंड डन। हमारे पास कितनी यूनिक यूजर्स आए, 2 यूजर्स आए, जबकि यहाँ पे यूजर 45 ने 2 बार वीडियो को देखा था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन हमें सिर्फ कितने यूजर्स मिले, यूनिक यूजर्स, हमें सिर्फ 2 यूजर्स मिले इधर, ठीक है। तो यही खूबी होती है सेट की। ये पैटर्न बहुत कॉमन है, यूनिक टैग्स, यूनिक विजिटर्स, यूनिक लाइक्स के ट्रैक करने के लिए
सेट परफेक्ट होता है क्योंकि इनमें डुप्लीकेट की चेक ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो हमें खुद से चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब हैश, हैश क्या है? एक मिनी ऑब्जेक्ट की तरह होता है। सोचो, तुमने एक एडमिशन फॉर्म भरा, उसमें कई फील्ड्स हैं, नाम, उम्र, क्लास, सिटी वगैरह वगैरह। अब ये सारी फील्ड्स एक ही फॉर्म का हिस्सा है, ठीक है ना, और ये एक साथ जुड़ी हुई है। तो देखो, रेडिस हैश बिल्कुल यही फॉर्म है। ये हमें एक की के अंदर कई फील्ड वैल्यू पेयर बनाने के मौका देता है। अब देखो, ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि करते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको एच सेट लिखना होता है। एच सेट हो गया, फिर उसके बाद अगेन ये क्या है, ये एक हमारे पास की है, ये एक की है, और ये उसकी वैल्यू। फिर ये एक की है, सॉरी कौन सी, एक मिनट, ये वाली एक की है, एंड ये उसकी एक वैल्यू है, ठीक है ना। फिर ये एक की है और ये उसकी एक वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पूरे को, एंड इसको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, मतलब आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया 3। 3 का मतलब क्या है, अब इसको चलो समझते हैं पहले। एक सेकेंड, मैंने एक्सप्लेनेशन डाली, कोई बात नहीं। आउटपुट 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया 3 वैल्यूज, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है, वीरेंद्र, 25 और डेली, ये 3 वैल्यूज हमारे रेडिस में अब सेव हो चुकी हैं की वैल्यू पेयर के साथ, ठीक है। ओके, और एक फॉर्म की तरह हमने सेव करी है। अब चलो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे एच गेट यूजर 1, तो देखो यहाँ पे हमको वीरेंद्र देखने को मिला, राइट। हमने क्या किया, हमने एच गेट किया, एच गेट करने से क्या किया, फिर उसके बाद हमने एक की, मतलब यहाँ पे यूजर 1 की डिटेल्स डाली, फिर हमने कौन सी स्पेसिफिक की चाहिए हमने वो डाला, ठीक है, तो हमें वीरेंद्र देखने को मिला। ओके, अब पूरा हैश अगर एक साथ देखना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एच गेट ऑल यूजर 1 डालना होगा, तो इसको डाल देते हैं, एंड यू कैन सी हमें सारी चीजें देखने को मिल गई। देखो, नेम वीरेंद्र, उम्र 25, सिटी दिल्ली। ओके, अब इसमें फर्क क्या है, इसमें अलग समझो क्या डिफरेंस है सेट में और हैश में, इसको कंपेयर करो। देखो यहाँ पे हमने सेट लिखा, सेट यूजर 1 नेम वीरेंद्र, फिर सेट यूजर उम्र 25 एंड सेट यूजर 1 की सिटी दिल्ली। ओके, अब देखो ये काम तो करता है, लेकिन 3 अलग कीज बन जाती है इसमें। हैश यूज करने से ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक ही की के अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहती है, जैसे पूरा फॉर्म एक ही जगह होता है। इसमें अलग अलग छोटे कागज के टुकड़ों में बिखरा हुआ नहीं रहता, ठीक है ना। देखो सेट की हेल्प से यहाँ पे देखो क्या हो रहा था कि आपको अलग अलग कीज बनानी पड़ रही थी, ठीक है ना। बट हैश में आपने एक ही की डाल दी, और उस एक की के अंदर आपने मल्टीपल, मतलब एक फॉर्म क्रिएट कर दिया और उसके अंदर सारी कीज लिख दी, ठीक है ना। की बार बार रिपीट नहीं हो रही, अब सिर्फ फॉर्म है वो एक। जब भी हमारे पास रिलेटेड फील्ड्स का ग्रुप होता है, जैसे एक यूजर की प्रोफाइल, नेम, ईमेल, उम्र सब साथ जुड़े हुए हो, तो हैश यूज करना एक बेहतर तरीका हो सकता है। ये ऑर्गेनाइज भी रखता है आपके टास्क को, और कभी कभी मेमोरी भी एफिशिएंट होती है इसकी हेल्प से। अब हैश कमांड्स देख लेते हैं थोड़े। अगर आपको एक स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे एच सेट यूजर 1 की सिटी अगर मुंबई करनी हो तो हम कर सकते हैं क्या, हम बिल्कुल चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 0 आया है, गलती कर दी क्या हमने, एच गेट ऑल यूजर 1 एंड या ओके। तो यहाँ पे देखो अपडेट हो गया, यहाँ पे सिटी क्या हमारी मुंबई हो चुकी है, ठीक है। अगर एक फील्ड डिलीट करनी हो तो आप ये वाली कमांड चला सकते हो। तो चलो इस फील्ड को डिलीट कर देते हैं, एंड यहाँ पे ये डिलीट हो गया। अब एक काम करते हैं, दोबारा की को गेट करते हैं, मतलब फॉर्म को गेट करते हैं। तो देखो अब हमें यहाँ पे उम्र नहीं मिल रही, गुड। अब अगर चेक करना हो कि फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यूजर 1 और नेम, मतलब एच एग्जिस्ट और यूजर 1 और नेम, आप ये चीज अब खुद ट्राई करो, ठीक है। फिर आता है सॉर्टेड सेट। देखो, रैंक के साथ एक यूनिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है, सुनो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग डेटा टाइप, जिसको हम बोलते हैं सॉर्टेड सेट। ये सेट जैसा ही होता है, इसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं, लेकिन हर वैल्यू के साथ एक स्कोर, मतलब कि नंबर दिया जाता है, ओके, जिससे वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। अच्छा ठीक है, चलो इसको देखो स्टोरी के माध्यम से समझाऊं तो ऐसा होगा कि सोचो एक रेस हुई और हर रनर का टाइम रिकॉर्ड हुआ, ठीक है ना। अब लीडर बोर्ड ऑटोमेटिकली सबसे फास्ट टाइम से लेकर सबसे स्लो टाइम तक सॉर्टेड होना चाहिए, बिना तुम्हें मैनुअली सॉर्ट किए। अब ये चीज तुम कैसे करोगे, ये चीज करोगे तुम सॉर्टेड सेट की हेल्प से। तो यहाँ पे ये कमांड है, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, एंड ये कमांड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ओके, अब कमांड तो यहाँ पे पेस्ट होगी। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे 100, 250, 180 ये उनके स्कोर्स हैं, ठीक है ना, जिनके पॉइंट्स है गेम स्कोर, तुम उनको कुछ भी बोल सकते हो। अब
पूरा लीडर बोर्ड देखते हैं ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो वीरेंद्र 100 आया, फिर आदित्य 180 और रिया 250। बट हमने ऐड तो ऐसे नहीं किया था, पहले हमने ऐड किया था वीरेंद्र को 100, ठीक है चलो वो तो टॉप पर आया, ओके ये रहा वीरेंद्र। फिर हमने ऐड किया था यहाँ पे रिया को, रिया का स्कोर कितना है 250 एंड 250 यहाँ पे देखो बिल्कुल लास्ट में देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि ये भाई सेट सॉर्टेड लिस्ट है, राइट। तो आउटपुट ऐसा हुआ, देख लिया आपने। अब देखो ऑटोमेटिकली सबसे कम स्कोर से सबसे ज्यादा स्कोर तक सॉर्टेड हो गया बिना हमारे कुछ एक्स्ट्रा किए। अब इसका उल्टा ऑर्डर सबसे ज्यादा सबसे पहले अगर करना हो तो यहाँ पे बस आपको रिवर्स कर देना होता है। तो इसको जेड रिवर्स रेंज कर देते हैं एंड अब हमको सबसे जो हाईएस्ट स्कोर वाला है वो टॉप पर देखने को मिलेगा एंड सबसे लोएस्ट वाला सबसे नीचे, ओके। और आर ई वी का मतलब होता है रिवर्स, मतलब कि उल्टा ऑर्डर, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर अभी देखा आर ई वी, ठीक है ना, जेड रिवर्स एंड रेंज, ओके। अब किसी एक का रैंक पता करना, मतलब कि देखो अगर आपको किसी एक के रैंक पता करनी है तो आप यहाँ पे जेड रैंक डालकर उस की के नाम दे सकते हो, मतलब उस स्पेसिफिक फील्ड का नाम दे सकते हो। तो इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं एंड हमको देखो उसकी रैंक मिल गई आदित्य की। तो अब एक काम करते हैं, जरा एक बार रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे आदित्य की रैंक क्या है 180, ओके ओके ओके। एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक है चलो। ये बताएगा आदित्य का पोजीशन क्या है, 0 से शुरू होता है एंड मतलब 0 सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे आदित्य क्या है 1, ओके। तो आदित्य की पोजीशन क्या है 1 आई। अच्छा एक बार और ट्राई करते हैं, जेड रैंक लीडर बोर्ड एंड इस बार डाल देते हैं वीरेंद्र। एक मिनट वीरेंद्र एंड अब आया यहाँ पे 0 का मतलब भैया 0 मतलब टॉप पर, उसकी रैंक है बिल्कुल 0, ठीक है ना, मतलब टॉप पर, ओके। अब अगर स्कोर अपडेट करना हो, अगर वीरेंद्र ने और पॉइंट्स कमाए और अगर स्कोर आपको अपडेट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जेड इंक्रीज बाई जेड, देखो यहाँ पे ये वाली कमांड है जेड, फिर उसके बाद INCR, फिर INCR देन बाई, फिर उसके बाद आपको लीडर बोर्ड देना, मतलब उस की का नाम देना है, फिर यहाँ पे स्कोर जो आपको इंक्रीज करना है एंड देन यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। तो अब वीरेंद्र का स्कोर कितना हो गया 150। अच्छा एक बार चेक करते हैं जेड रैंक, एक मिनट सॉरी एक मिनट, या अब देखो वीरेंद्र का स्कोर कितना हो गया 150। पहले कितना था पहले था 100, हमने 50 से इंक्रीज किया, हमने यहाँ पे 50 से इंक्रीज किया और अब स्कोर कितना हो गया, अब स्कोर हो गया यहाँ पे 150। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। ये वीरेंद्र का स्कोर 50 से बढ़ा देगा और सॉर्टेड सेट ऑटोमेटिकली रीसॉर्ट दोबारा कर देगा, ठीक है ना, और आपको नई पोजीशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो आपको नई पोजीशन, एक काम करते हैं इसको दोबारा 100 दे देते हैं, एक काम करते हैं 200 देते हैं, 250 दिया। अब यहाँ पे वीरेंद्र का स्कोर कितना चला गया है, यहाँ पे 40 चला गया है, ओके। अब यहाँ पे लीडर बोर्ड देखते हैं। अब देखो वीरेंद्र ने ऑटोमेटिकली, मतलब हमारे रेडिस ने ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर दिया और अब वीरेंद्र सबसे लास्ट में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अब उसका स्कोर हो चुका है 400। अब रियल वर्ल्ड में सॉर्टेड कहाँ यूज होता है? ये देखो गेमिंग लीडर बोर्ड में यूज होता है, बिल्कुल जैसे हमने देखा था कि सबसे कॉमन यूज केस है। फिर उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जैसे ट्विटर जैसे एप्स में ट्रेंडिंग हैशटैग्स को स्कोर करना, मतलब जो जितनी बार यूज हुआ है वहां पे यूज होता है। प्रायोरिटी क्यूज, जब काम को प्रायोरिटी के हिसाब से आपको प्रोसेस करना होता है तो वहां आप इसको यूज कर सकते हो। एंड रेट लिमिटिंग के टाइम, ये थोड़ा एडवांस यूज केस है, ठीक है ना। टाइम स्टैम्प्स को स्कोर बना के टाइम बेस्ड सॉर्टिंग भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब आज जो हमने सीखा, आज हमने सेट सीखा, हैश सीखा एंड हमने यहाँ पे सॉर्टेड सेट सीखे। फिर इनके कुछ कमांड सीखे, जैसे यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं, देन इधर कुछ कमांड्स अवेलेबल है एंड देन यहाँ पे कुछ कमांड्स इधर अवेलेबल है, राइट। अब आगे क्या? अब तक हमने रेडिस के सारे बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक सीख लिए। अगले एपिसोड में हम सबको यूज करेंगे एंड कैशिंग स्ट्रेटेजीज जो रियल ऐप में यूज होती है हम उन्हें सीखेंगे। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक करना और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 8 कैशिंग स्ट्रेटेजीज। भाई अभी तक हमने रेडिस से कमांड्स और डेटा टाइप सीख लिए हैं। आज हम सीखेंगे कैसे रेडिस को रियल ऐप में कैशिंग के लिए प्रॉपर्ली यूज करते हैं, मतलब एग्जैक्ट पैटर्न स्ट्रेटेजी क्या होता है जब हम डेटाबेस और रेडिस दोनों को साथ में यूज करते हैं। तो ये एपिसोड क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल जॉब्स में ये चीज इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के।
याद है हमने एपिसोड 1 में फ्रिज में खाना रखा था, ये वाली बात बोली थी। चलो उसको थोड़ा फॉर्मूला बनाते हैं। जो भी आपको डेटा चाहिए, दो जगह हो सकती है उसकी। देखो, पहला डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी, माइस्क्ल, पूरा परमानेंट डेटा होता है लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है। फिर आता है रेडिस। रेडिस मतलब कैशे, टेम्परेरी कॉपी होती है लेकिन ये फास्ट होता है। अब सवाल आता है एग्जैक्टली कब कौन सी जगह पर कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं। क्या होती है स्ट्रेटेजीज? सबसे पहले कैशे कैशे असाइड पैटर्न, ये सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी होती है। इसको एक स्टोरी से समझो। सोचो तुम्हें खाना बनाना है और तुम्हें टमाटर चाहिए। तुम सबसे पहले फ्रिज चेक करते हो, राइट। अगर टमाटर फ्रिज में है तो तुरंत निकाल लेते हो, राइट। अब काम हो गया, ये फास्ट था। अब देखो अगर फ्रिज में नहीं है तो तुम बाजार से जाते हो एंड टमाटर खरीद के लाते हो। यहाँ जरूरी स्टेप आता है, फ्रिज में भी रख देते हो और बाकी इसको यूज भी करते हो ताकि अगली बार जरूरत पड़े तो तुम दोबारा फ्रिज से निकाल सको, राइट, तुम्हें बाजार में जाना पड़े। तो यही होता है कैशे असाइड पैटर्न। अब ध्यान से समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। ऐप पहले रेडिस चेक करता है। रेडिस मतलब कि फ्रिज चेक करता है। अगर डेटा मिल गया, ठीक है ना, मतलब कैशे हिट हो गई एंड तुरंत उसको यूज कर लो। डेटाबेस तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डेटा नहीं मिला मतलब कि कैशे हो गया मिस, राइट। अब डेटाबेस से लो उसको और बाजार से लेकर के आओ। अब देखो डेटाबेस से मिला डेटा रेडिस में भी सेव कर देते हो तुम, ठीक है ना, ताकि अगली बार तुम उसको फास्ट डेटा मिल सके और डेटा तुम उसको अगली बार यूज कर सको। अब इसको थोड़ा मैं आपको स्यूडो कोड में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है यूजर की प्रोफाइल का, ठीक है ना। ये चीज मैंने अपने नोड.जेएस के कोर्स में भी सिखाई थी कि यूजर की प्रोफाइल कैसे गेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज वो कोर्स जाके देख लो, बट फिलहाल यहाँ पे छोटी सी चीज समझो। आई नो बहुत से लोगों को शायद कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ ना आ रहा हो, बट आप प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको समझाने की। देखो स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 पहले हम करते हैं कि पहले हम डेटा रेडिस से चेक करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद हमने क्या किया, रेडिस से चेक किया। रेडिस डॉट गेट यूजर आईडी, ठीक है। चलो हमने रेडिस से डेटा चेक कर लिया कि यूजर की आईडी अवेलेबल है या नहीं है। ये यूजर की आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, पैरामीटर से मिलेगी। चलो वो तो ठीक है, अलग बात है, वो तो हम कोडिंग में बाद में सीख लेंगे जब मैं आपको उसका कोड लिख करके दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे थोड़ा ये समझो कि बिहाइंड द सीन चीजें काम कैसे कर रही हैं। अब देखो हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं कि अगर कैशे डेटा अवेलेबल है तो तुम क्या कर दो, वापस से रिटर्न कर दो डेटा जो कैशे में अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर कैशे मिस हो गया तो तुम क्या करो, यूजर का डेटा डेटाबेस से फाइंड कर लाओ, ठीक है ना। और किसके बेसिस पे, यूजर आईडी के बेसिस पे डेटाबेस को फाइंड करो। मतलब यूजर का डेटा डेटाबेस में फाइंड करो एंड देन उसके बाद रेडिस में सेव कर लो ताकि अगली बार के लिए 1 घंटे का एक्सपायरी तुम लगा सको। मतलब अगली बारी के लिए तुम उसको क्या कहते हैं, दोबारा डेटाबेस से फेच ना कर सको, ठीक है ना। फिर ये तुम्हारा लॉजिक था। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने यहाँ EX 3600 लिखा, मतलब 3600 लिखा, मतलब कि 1 घंटे की एक्सपायरी दी है। याद है पिछले एपिसोड में हमने हर कैशे की कोई ना कोई एक्सपायरी होनी चाहिए, ये बात बोली थी, ताकि पुराना डेटा आउटडेटेड होने से आउटडेटेड डेटा हमेशा हमेशा के लिए ना रह जाए, ठीक है। अब कैशे साइट के फायदे और नुकसान समझ लो। देखो फायदा सिंपल है, ये बहुत सिंपल होता है, समझना और इम्प्लीमेंट करना आसान होता है एंड सिर्फ जरूरी डेटा ही कैशे होता है जो एक्चुअली मांगा गया है, वही रेडिस में जाता है। बाकी बेकार डेटा कैशे में नहीं जाता। फिर अगर रेडिस डाउन हो जाए, ठीक है ना, ऐप फिर भी काम करता रहेगा, बस थोड़ा स्लो हो जाएगा क्योंकि हर बार डेटा डेटाबेस से आएगा, राइट। अब इसके नुकसान भी होते हैं कुछ। नुकसान देखो ये है, पहले रिक्वेस्ट हमेशा स्लो होती है। कैशे मिस होना ही है पहले रिक्वेस्ट में क्योंकि अभी तक कुछ कैशे ही नहीं हुआ। एंड अगर डेटाबेस में डेटा अपडेट होता है, जैसे यूजर ने अपना नाम चेंज किया लेकिन रेडिस में पुराने डेटा अभी भी कैशे है, तब तक गलत पुराने डेटा दिखता रहेगा जब तक कैशे एक्सपायर ना हो जाए। इसकी या तो फिर इसको मैनुअली अपडेट करना होता है। अब इसमें एक जरूरी प्रॉब्लम ये आती है। देखो जरूरी प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको। चलो उस दूसरे प्रॉब्लम को समझते हैं। जब डेटाबेस में डेटा अपडेट होता है, कैशे को भी अपडेट करना पड़ता है वरना पुराना डेटा ही दिखता रहेगा। इसको ऐसे समझो, जैसे सोचो तुमने एक डिश बनाई, फ्रिज में रख दी, राइट। अब अगले दिन तुम्हारी मम्मी ने एक बेहतर रेसिपी ट्राई की एंड नया खाना बनाया, लेकिन अगर फ्रिज में पुराना वाला खाना अभी भी पड़ा हुआ है और कोई गलती से वो खाना उठा ले तो पुरानी आउटडेटेड रेसिपी का टेस्ट मिलेगा उसको, जबकि असली अपडेटेड डिश तो कुछ और ही है, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन है, जब भी डेटाबेस में डेटा अपडेट हो तो रेडिस से उस पुरानी कैशे को भी हटा दो या फिर उसको अपडेट कर दो। अब ये चीज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे आपका ये लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस, हम देखो जो पुराना लॉजिक था वो तो ठीक है, चलो ऊपर रहेगा। अब चेंज कर रहे हो तुम, यहाँ पे तुम चेंज कर रहे हो अपडेट यूजर प्रोफाइल।
तुम क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो यूजर को, डेटाबेस में यहाँ पे अपडेट कर दिया आपने, यहाँ पे यूजर की आईडी दी है और यहाँ पे एक न्यू डेटा दिया है। ये चीजें हम मैनुअली कोड कर भी देखेंगे, सो डोंट पैनिक कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी थोड़ा बस सब्र रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, पुराने कैशे को डिलीट कर देना है ताकि अगली बार फ्रेश डेटा ला सको। आप ये कैसे करेंगे, रेडिस डॉट डिलीट और यहाँ पे यूजर की आईडी, दैट्स इट। अब अगली बार जब भी कोई यूजर की प्रोफाइल मांगेगा, कैशे मिस नहीं होगा, फ्रेश डेटा डेटाबेस से आएगा और नया डेटा अपडेटेड कैशे हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस पैटर्न को बोलते हैं कैशे इनवैलिडेशन। क्या बोलते हैं, कैशे इनवैलिडेशन। मतलब जब भी ओरिजिनल डेटा चेंज हो, उसी कैशे कॉपी भी इनवैलिड मार्क हटा देना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक फेमस कोट भी है इसके रिगार्डिंग साइंस में, देयर आर ओनली टू हार्ड थिंग्स इन कंप्यूटर साइंस, कैशे इनवैलिडेशन एंड नेमिंग थिंग। मतलब कि कैश को सही तरीके से मैनेज करना इतना ट्रिकी होता है कि इसको एक हार्ड प्रॉब्लम माना जाता है। अब यहाँ पे एक आता है राइट थ्रू पैटर्न, ये एक और स्ट्रेटेजी होती है। चलो एक दूसरी स्ट्रेटेजी देखते हैं जिसका नाम है राइट थ्रू पैटर्न। सोचो, तुम एक डायरी मेंटेन करते हो एंड और उसकी एक फोटोकॉपी भी रखते हो अपने दोस्त के पास, ताकि अगर तुम्हारी डायरी खो जाए तो दोस्त के पास बैकअप हो। अब जब भी तुम नया कुछ लिखते हो तो अपनी डायरी में तुम इसको तुरंत उसकी कॉपी भी अपने दोस्त को भेज देते हो। अब दोनों जगह एक साथ अपडेट हो जाता है तुरंत के तुरंत। अभी इसको बोलते हैं राइट थ्रू पैटर्न। मतलब कि जब भी डेटा लिखा जाए, मतलब राइट हो, तो वो एक साथ डेटाबेस और रेडिस दोनों में सेव हो जाए, कैशे साइड की तरह बाद में नहीं, बल्कि तुरंत के तुरंत साथ के साथ। अब ये चीज कैसे होती है, मान लो आपने यहाँ पे क्रिएट यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करी है, ठीक है ना, आपने यहाँ पे यूजर सेव कर दिया, यहाँ पे यूजर की आईडी और यूजर का डेटा सेव कर दिया। अब रेडिस में भी तुरंत के तुरंत चीजें सेव कर दो, यहाँ पे रेडिस को डेटा सेव करवा दो, यू कैन सी यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। अब कैशे असाइड वर्सेस राइट थ्रू में फर्क क्या होता है, इसको समझो ध्यान से। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो, डेटा कब कैशे होता है, कैशे असाइड में तो जब पहली बार डेटा मांगा जाए, जब पहली बार, अरे यार क्या हो गया ये, जब पहली बार डेटा मांगा जाए तब डेटा कैशे होता है। लेकिन वहीं राइट थ्रू में जब भी डेटा लिखा जाए उसी टाइम पे ही डेटा कैशे हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद पहला रीड कब होता है, देखो कैशे साइड में पहला रीड ना स्लो होता है, कैशे मिस होना ही होता है उसको, मतलब वो थोड़ा स्लो होता है। बट वहीं राइट थ्रू में पहला रीड थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी कैशे हो चुका है ना। फिर आता है स्केल डेटा का रिस्क, मतलब कि कैशे असाइड में तो देखो क्या होता है कि ज्यादा होता है, इसका रिस्क ज्यादा होता है स्केल डेटा का। क्यों होता है, क्योंकि अगर इनवैलिडेशन सही ना हो तो भैया रिस्क उसका ज्यादा बढ़ जाएगा। बट वही राइट थ्रू में क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है क्योंकि हमेशा डेटा फ्रेश रहता है। फिर एक्स्ट्रा राइट्स देखे तो एक्स्ट्रा राइट्स के कंपैरिजन में कैशे असाइड्स में क्या होता है कि सिर्फ सिर्फ जरूरत पड़े तब तुम एक्स्ट्रा राइट्स लिख सकते हो। बट वही राइट थ्रू में हर राइट पर चाहे वो डेटा कभी भी पढ़ा जाए, तुम एक्स्ट्रा राइट करते ही हो, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैशे असाइड ज्यादा कॉमन है रियल वर्ल्ड में, क्योंकि ज्यादातर एप्स में रीड ऑपरेशन राइट से बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे एक वीडियो 100 बार देखा जाता है लेकिन सिर्फ एक बार ही अपलोड होता है, इसलिए इसलिए सिर्फ जरूरी एक्चुअली मांगे गए डेटा को ही कैशे करना ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब रियल वर्ल्ड में कंपनीज इसको कहाँ यूज करती हैं, देखो कैशे साइट समझो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, पेजेस, यूजर प्रोफाइल, ब्लॉग पोस्ट, जहां रीड राइट से बहुत ज्यादा होता है, वहां पे कौन सा डेटा यूज, कहां से कौन सा पैटर्न यूज होता है, कैशे असाइड का। बट वही राइट थ्रू पैटर्न कहाँ यूज होता है, फाइनेंशियल डेटा, जहां पे हमेशा लेटेस्ट एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है और थोड़ा एक्स्ट्रा राइट कॉस्ट एक्सेप्ट करने को तैयार हो, ठीक है ना, ताकि स्केल डेटा का रिस्क ना हो। अब आज हमने क्या सीखा, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न सीखे, जैसे कैशे असाइड क्या होता है, फिर कैशे हिट होना क्या होता है, ठीक है ना। फिर हमने कैशे इनवैलिडेशन सीखा, जब डेटाबेस अपडेट हो तो कोई भी डेटा अपडेट डिलीट करना, वरना स्केल होता है, मतलब पुराने डेटा का खतरा रहता है। फिर हमने राइट थ्रू पैटर्न सीखा, मतलब कि डेटा लिखते ही डेटाबेस और कैशे दोनों में एक साथ डेटा सेव कर दो। रियल ऐप में कैशे असाइड ज्यादा यूज होता है, ये हमने अभी अभी जाना, क्योंकि रीड ज्यादा होते हैं, सॉरी रीड ज्यादा होते हैं राइट के कंपैरिजन में, राइट। अब अगले एपिसोड में क्या, अगले एपिसोड में हम प्रैक्टिकली नोड.जेएस कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। रेडिस को आईओ रेडिस पैकेज से हम यूज करना सीखेंगे। एंड अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं इस वीडियो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। एपिसोड 10, पब्सब मैसेजिंग सिस्टम। आज हम रेडिस का एक बिल्कुल अलग पावरफुल फीचर सीखेंगे जो कि है पब्सब। पब्सब मतलब पब्लिशर और सब्सक्राइब, जिससे हम रियल टाइम मैसेजिंग और नोटिफिकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि पब्सब है क्या।
सोचो कि रेडियो स्टेशन है जो गाने ब्रॉडकास्ट करता है। रेडियो स्टेशन को कोई भी आइडिया नहीं है कि कितने लोग उसको सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं और कौन है वो बस अपना सिग्नल भेज देता है। जो भी अपना रेडियो ट्यून इन करेगा उसको वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे वो सुनाई देगा। ठीक है, अब कोई नया इंसान रेडियो खरीदे एंड ट्यून इन करे, वो भी एंड अब वो भी सुनना शुरू कर देगा। अगर कोई रेडियो बंद कर दे तो वो सुनना बंद कर देगा। दैट्स इट। ओके, अब देखो रेडियो स्टेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता रहता है। अब जो हमारा रेडिस पब सब है वो बिल्कुल यही है। पब्लिशर मतलब कि रेडियो स्टेशन एक मैसेज चैनल भेजता है, वहीं सब्सक्राइबर क्या है, रेडियो सुनने वाला उस चैनल को सब्सक्राइब करता है और जो भी मैसेज आया है उसे मिलता है। पब्लिशर को पता नहीं होता कि कितने सब्सक्राइबर्स है, वो बस डेटा भेजता रहता है। ठीक है ना, मतलब सिग्नल भेजता रहता है। प्रैक्टिकली देखते हैं रेडिस CLI की हेल्प से। ये फीचर देखने के लिए हमें दो अलग रेडिस CLI विंडोज पर खोलनी पड़ेगी, एक सब्सक्राइबर के लिए और एक पब्लिशर के लिए। तो मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे खोल रखी है। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक और खोल लेता हूँ और डॉकर exec-it देन मेरा रेडिस एंड रेडिस CLI। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, पहले टर्मिनल 1 में क्या करते हैं, हम सब्सक्राइबर बनाते हैं। ठीक है ना, CLI के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे एक CLI है, इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब नोटिफिकेशन एंड यहाँ पे हमारा ये आ गया। ठीक है ना, अब कुछ भी मैसेज सकते हैं। अब ये टर्मिनल को वेट करने दो। जैसे रेडियो ट्यून करके बैठना होता है ना गाने सुनने के लिए, सेम वैसे थोड़ी देर वेट करना होगा आपको। मेरा तो जल्दी होगा, क्या पता आपका इंटरनेट स्लो हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अब बनाते हैं पब्लिशर। ओके, पब्लिशर बनाने के लिए अगेन वही कमांड रन करेंगे, ठीक है ना, जो हमने अभी करी थी। और यहाँ से पब्लिश नोटिफिकेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, पब्लिश नोटिफिकेशन एंड यहाँ से ओके। अब देखो तुरंत वापस टर्मिनल सब्सक्राइब वाले पे जाके देखो, तुम्हें मैसेज तुरंत दिखेगा। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे मैसेज दिखा एंड ये रहा हमारा मैसेज, नया वीडियो अपलोड हुआ। ठीक है ना, गुड। हम इसमें यहाँ पे मैसेज और दूसरा डालकर दे सकते हैं कि एक मिनट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी, यहाँ पे देखो रियल टाइम पे डेटा आपका अपडेट हो रहा है। ठीक है ना, एक बार नया मैसेज और डालते हैं कि हेलो एवरीवन डालते हैं एंड यहाँ पे देखना रियल टाइम पे डेटा अपडेट हो जाएगा, हेलो एवरीवन। तो 1 2 3 जैसे हमने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे देखो नया मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया, हेलो एवरीवन। गुड। अब इसको समझते हैं ये हो क्या रहा है। ये रियल टाइम है, मतलब कि सब्सक्राइबर को मैसेज तुरंत मिलता है जैसे ही पब्लिश हो जाता है। ठीक है ना, कोई इसमें, अरे यार क्या हो गया ये, हाँ, इसमें कोई डिले नहीं होता, कोई पोलिंग बार बार चेक नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल जैसे रेडियो पे गाना तुरंत सुनाई देता है, सेम वैसे ही। अब अगर मल्टीपल सब्सक्राइबर हो, एक साथ सबको मिले, तो वो कैसे होगा देखो। चलिए तीसरा टर्मिनल खोलते हैं एंड अगेन इसमें भी सेम चीज करेंगे। इसको यहाँ पे कमांड को कॉपी कर लेते हैं एंड अगेन यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया, ये यहाँ पे ये डाला एंड व्हाट हैपन, गुड। तो इसको क्लियर करते हैं एंड इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और अब यहाँ पे सब्सक्राइब नोटिफिकेशन डालेंगे, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन एंड अब देखो, अब टर्मिनल में दो पब्लिशर के साथ एक मैसेज भेजते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पब्लिश नोटिफिकेशन, लाइव स्ट्रीम शुरू हो रहा है एंड यहाँ से मैसेज भेज रहे थे ना, अब मैसेज दोबारा भेजते हैं एंड हमारा मैसेज चला गया। और क्या यहाँ पे आया, हाँ देखो यहाँ पे तो आपका मैसेज हो गया। और क्या दूसरे टर्मिनल में आया, बिल्कुल सही, देखो यहाँ भी आपका मैसेज आ गया, ये रहा, लाइव स्ट्रीम शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो क्या रहा है देखो, दोनों सब्सक्राइबर टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 को ये मैसेज एक साथ मिलेगा। बिल्कुल जैसे पूरी दुनिया में जितने भी लोग रेडियो सुन रहे हैं उन सबको एक साथ गाना सुनाई देता है, सेम वैसे ही। अब रियल नोड जेएस में इसको कैसे यूज करते हैं ये समझते हैं। चलो इसको नोड जेएस में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, मैं आपको ना छोटा सा बस कोड का आइडिया दे देता हूँ, बाकी हम जो एक प्रोजेक्ट है वो अगले एपिसोड में क्रिएट करने वाले हैं। तो देखो पब सब के लिए हमें दो अलग रेडियस कनेक्शन चाहिए होते हैं, एक पब्लिशर के लिए और एक सब्सक्राइबर के लिए। क्योंकि जब एक कनेक्शन सब्सक्राइब मोड में चला जाता है वो सिर्फ लिसन करता है और कुछ नहीं कर सकता। तो मान लो कि ये आप एक नोड जेएस का एक कंपोनेंट है जहां पे आपने
रेडिस को तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, मतलब रेडिस का एक पैकेज आता है आईओ रेडिस का नाम से, उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पब्लिशर बनाया। पब्लिशर कैसे बनाते हैं, न्यू रेडिस, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक होस्ट देना होता है, दैट्स इट। ये आपका एक पब्लिशर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। देन यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट होगा, नोटिफाई माई वीडियो, यहाँ पे वीडियो पे टाइटल जाएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पब्लिशर डॉट पब्लिश नोटिफिकेशन में यहाँ पे नया वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल, मतलब ये कौन सा लॉग में हम मैसेज भेज रहे हैं कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भेजी जा रही है। ये एक नोटिफिकेशन भेजने का हमने फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। एंड जब कोई नया वीडियो अपलोड हो तब तुम क्या करना, नोटिफाई वीडियो में रिएक्ट जेएस फुल कोर्स, मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम नोटिफाई कर रहे हैं। हमने इस फंक्शन को लिया, उसके अंदर यहाँ पे हमने वीडियो का टाइटल भेज दिया, जैसे हमने यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ पे देना था ना यार, सेम वैसे ही तो हमने टाइटल भेज दिया। अब देखो होता क्या है, सब्सक्राइबर वाला कोड कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे सब्सक्राइबर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने रेडिस यहाँ पे इंपोर्ट किया, अगेन इसमें भी हमने होस्ट देना है। फिर उसके बाद सब्सक्राइबर डॉट सब्सक्राइब के अंदर आपको नोटिफिकेशन एक हमको मेथड मिलता है, उसके एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे अपने एरर का, कि अगर कोई एरर आए तो यहाँ पे कैच कर लो। उसके बाद अगर सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पे ये कमांड रन कर देना। फिर उसके बाद सब्सक्राइबर ऑन अगर मैसेज आ जाए, मतलब ये मैसेज अगेन एक मेथड है हमारे पास, इसके अंदर मैसेज आ जाए और हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हो, पहला एक तो चैनल और दूसरा मैसेज। अगर ये जैसे ही दोनों चीजें अवेलेबल हो जाएंगी तो आप क्या करना, यहाँ पे ये वाला कंसोल में मैसेज प्रिंट करवा देना। यहाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे यूजर को ईमेल भेजना वगैरह वगैरह। वेब सॉकेट से फ्रंट एंड के लिए लाइव नोटिफिकेशन भेजना, ये सारी चीजें इसकी हेल्प से हो सकती हैं, ठीक है ना। आई नो आपको ये चीज अभी ज्यादा समझ नहीं आई होगी, बिकॉज मैंने आपको कोड ज्यादा करके दिखाया नहीं। बिकॉज देखो कोडिंग में क्या होता है कि जब तक हम कोड का रिजल्ट देखने लगे तब तक लोगों को कोड समझ नहीं आता। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आप बस अभी सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है ना। अभी सुन लीजिए, अगले एपिसोड में एक प्रोजेक्ट आने वाला है, छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। उसके अंदर मैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो रियल वर्ल्ड में यूज केस कहाँ होता है इसका, जब भी क्रिएटर नया वीडियो अपलोड करता है, बैकएंड पब्लिश करता है एक चैनल पे, जैसे न्यू अपलोड्स, ठीक है ना। अब जितने भी यूजर्स अभी उस वेबसाइट पे एक्टिव है और वेबसाइट से कनेक्टेड है, उनके कनेक्शन सब्सक्राइब किए हुए चैनल पर दिखाई देते हैं। जैसे ही पब्लिश होता है तो सारे एक्टिव यूजर्स को तुरंत एक न्यू अपलोड नोटिफिकेशन दिख जाता है बिना पेज रिफ्रेश किए। अब देखो पबसब का यूज अक्सर वेब सॉकेट्स के साथ मिलके होता है, ठीक है ना। अब वेब सॉकेट्स हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं, एक नया वीडियो आने वाला है उसमें हम सीखने वाले हैं। तो रेडिस पबसब बैकएंड के अंदर मैसेज राउट करता है और वेब सॉकेट्स को मैसेज को ब्राउजर तक पहुंचा सकता है रियल टाइम में। अब इसकी जरूरत और लिमिटेशन वगैरह देख लेते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से सुनो आप। रेडियो की एक लिमिटेशन होती है, अगर तुम रेडियो ट्यून ही नहीं किया जब गाना बजा तो तुमने वो गाना मिस कर दिया, रेडियो स्टेशन दोबारा नहीं बजाएगा सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके कंपैरिजन में एक पॉडकास्ट हमेशा अवेलेबल रहता है, जब चाहो सुन सकते हो, चाहे वो कभी भी रिकॉर्ड हुआ हो। अब देखो रेडिस पबसब भी लाइव रिकॉर्ड जैसी ही है। अगर कोई सब्सक्राइबर उस वक्त कनेक्टेड नहीं था जब मैसेज पब्लिश हुआ था तो वो मैसेज परमानेंटली मिस हो जाएगा, ठीक है ना। रेडिस उसे स्टोर नहीं करता, दोबारा नहीं भेजता। अगर तुमने ऐसी मैसेजिंग चाहिए जहां पे कभी भी मिस ना हो, जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर नोटिफिकेशन जो हर हाल में डिलीवर ही होना चाहिए, तो पबसब के बजाय रेडिस के स्ट्रीम एक और एडवांस फीचर है जो एक कोर्स कवर नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर में हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके थ्रू आप अपना मैसेज भेज सकते हो, जैसे कि रेडिस एमक्यू काफका को यूज करके ये बेहतर सॉल्यूशन होता है। अब पबसब सिर्फ उन केसेस के लिए परफेक्ट है जहां पे रियल टाइम ही काम की चीज है, ठीक है। पुराने मैसेज की कोई जरूरत नहीं है, जैसे लाइव नोटिफिकेशन, लाइव चैट वगैरह वगैरह। ओके, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने पबसब सीखा, फिर हमने सीखा सब्सक्राइब चैनल क्या होता है, पब्लिश चैनल क्या होता है वगैरह वगैरह। मल्टीपल सब्सक्राइबर के साथ हमने मैसेज स्प्रेड कर देखा। देन यहाँ पे नोड.जेएस के साथ कनेक्शन हमने देखा कि कैसे क्रिएट होता है। हमने एक छोटा सा ग्लिम्स देखा, इसके रियल यूज केसेस देखे हमने, फिर थोड़ी सी लिमिटेशन जान ली इसकी। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में हम पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक रियल नोड.जेएस एक्सप्रेस ऐप जिसमें रेडिस कैशिंग प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। अब मिलते हैं इस वीडियो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। सो दिस इज एपिसोड 10 जहां पे हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देखेंगे यूजिंग रेडिस कैशिंग, ठीक है। तो देखो भाई, अभी तक हमने रेडिस के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, जैसे डेटा टाइप्स, एक्सपायरी, कैशिंग स्ट्रेटेजी, पबसब वगैरह सब कुछ। आज हम सब कुछ एक साथ एक रियल प्रोजेक्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम यूज करेंगे नोड.जेएस एक्सप्रेस प्लस मोंगोडीबी, राइट। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी मैं आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जैसे मेरा नोट्स ऐप नाम का यहाँ पे एक फोल्डर है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखो मल्टीपल फोल्डर्स है। पहला कॉन्फिग के अंदर मैंने डेटाबेस, इन्वायरमेंट वेरिएबल और रेडिस को यहाँ पे लिखा है। अच्छा चलो रेडिस दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखा है मैंने। तो
यहाँ पे सबसे पहले मैं आईओ रेडिस यहाँ पे इंस्टॉल किया है एंड फिर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। और env मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे कॉल किया है। डोंट वरी, अगर आपको ये चीज नहीं आती, मैंने इसके लिए भी ऑलरेडी कोर्स बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाके आप देख सकते हो। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे होस्ट क्रिएट किया है, मतलब एक रेडिस का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जहां पे मैंने होस्ट लिया है और इसका पोर्ट मेंशन किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखा है अपना कि अगर रेडिस ऑन हो तो उसके अंदर एक मेथड होता है कनेक्ट का। अगर ऑन हो उसके बाद आप मेथड लगाना कनेक्ट का, फिर यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देना कि रेडिस कनेक्ट हो चुका है। अगर एरर आ जाए ऑन होती तो यहाँ पे ये वाला मैसेज शो कर दो, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे index.js के अंदर यहाँ पे अपने सारे बेसिक कोड लिखा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने MongoDB को कॉल किया है, कनेक्ट कर लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद app.listen लिखा। अच्छा, ऐप का है मेरा, ये रहा मेरा app.js। इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपने नोट्स की राउट्स वगैरह लिखे हैं, सारी चीजें। फिर मॉडल के अंदर मैंने अपने यहाँ पे क्या क्या फील्ड की जरूरत है मुझे, मैंने वो लिखे हैं। मुझे बस 2 फील्ड चाहिए, एक टाइटल और एक कंटेंट, दैट्स इट। फिर बारी आती है यहाँ पे कंट्रोलर की। ओके, कंट्रोलर दिखाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमने वहां पे रेडिस को कैसे यूज किया है। देखो, सबसे पहले मैंने कैशे की क्रिएट की, एक की जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि हाँ भैया ये की है और इसकी एक वैल्यू, क्योंकि रेडिस में अगेन एक की हमें जरूरत होती है, ये की का नाम। फिर उसके बाद कैशे का टीटीएल, टोटल टाइम लिमिट, यहाँ पे मैंने 5 मिनट की यहाँ पे लिमिट सेट कर दी है, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे नोट्स को पहले पोस्ट दिखा देता हूँ आपको, अगर हमें नोट्स को क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे भैया। देखो, इतनी सी चीज तो भाई बेसिक है, मैंने सिखा दी थी आपको कि टाइटल कहाँ से आएगा, request.body.title, और कंटेंट कहाँ से आएगा, request.body.content से, ठीक है। चलो इतना आ गया। अब आपने करवा दिया नोट्स को सेव, चलो नोट्स को सेव करवा दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे देखो पुराने कैशे को इनवैलिड कर दिया, क्योंकि अब डेटा चेंज हो गया है। क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, डेटा को यहाँ पे डिलीट कर दिया, मैसेज क्या प्रिंट हुआ, कैशे क्लियर हो गया है एंड नोट्स बन गए हैं, राइट। अगर कोई इसमें एरर आए तो फिर यहाँ पे ये वाला एरर प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे एक हमने रिस्पॉन्स दिखा दिया कि जेसन में न्यू नोट यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब अगर गेट करना हो तो कैसे करेंगे, गेट करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे कैशे की जरूरत होगी। कैशे की क्या है, ये रही हमारी कैशे की, इसकी हमें जरूरत होगी, ठीक है। अगर देखो कैशे नोट्स अवेलेबल नहीं है, अगर कैशे नोट्स नहीं है, ठीक है ना, तब तो आप क्या करोगे, कैशे हिट हुआ लेकिन रेडिस से नोट नहीं मिले, रिटर्न कर दो जेसन.पार्स कैशे नोट्स, ओके। और कोई अगर एरर आए तो यहाँ पे एरर प्रिंट कर दो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर कैशे मिस हो जाए, ठीक है ना, अगर कैशे मिस हो जाए तो यहाँ पे क्या करोगे, हम अब डेटाबेस से ले रहे हैं और फिर सारा डेटा डेटाबेस से लोगे, दैट्स इट। एंड डिलीट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लिखा है। डिलीट करने के लिए मैंने क्या लिखा है, पहले हम डिलीट करेंगे अपने एक मतलब आईडी लेकर के आएंगे, उस आईडी के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडिस की कैशे की को डिलीट करेंगे, ठीक है। रेडिस की कैशे की कर दी हमने डिलीट, ओके। कैशे की डिलीट करने के बाद हम कंसोल में मैसेज प्रिंट करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो ठीक है भैया, एरर प्रिंट कर दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे रिस्पॉन्स में कि नोट डिलीट हो गए। फिर हमने यहाँ पे राउट्स मेंशन कर लिए, मैं राउट्स दिखा देता हूँ आपको, ये रहे मेरे राउट्स, स्लैश राउट्स पे गेट नोट्स एंड यहाँ पे पोस्ट का नोट है एंड आईडी देकर मैंने डिलीट करवा दिया। एंड अब यहाँ पे आते हैं, अपना एक पोस्टमैन ओपन करते हैं। मुझे पहले ओपन कर लेना चाहिए था बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आप तो यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप 10-15 सेकंड आगे स्किप कर सकते हो। एंड ओके गुड, एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने सर्वर को तो स्टार्ट कर ले, npm run dev। बाय द वे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डॉकर कंपोज और डॉकर कंपोज YML और डॉकर फाइल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दी है, मतलब लिख दिया है। आप भी लिख देना, आपको तो कोड मिल ही जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। बाकी अगर कोई दिक्कत आए तो नोट्स में तो भाई मैंने सारी चीजें मेंशन कर ही रखी है, ये रहे नोट्स, गुड, ओके। तो हमारा देखो, हमारा रेडिस भी कनेक्ट हो गया, MongoDB भी कनेक्ट हो गया और यहाँ पे सर्वर हमारा चल रहा है। एक सेकेंड, ओके। एंड app.js का है हमारा, ये app.js, ठीक है। चलो सारी चीजें सही चल रही है। अब एक काम करते हैं, हम एक ऐप को क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ये नोट्स हैं, तो इस नोट्स में आ जाएंगे एंड इसको सेंड करते हैं। तो हमारा ये नोट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये रहा हमारा नोट, इसकी आईडी वगैरह ये रही और क्रिएट करने पर ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं टर्मिनल में क्या प्रिंट हुआ। देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ कि कैशे क्लियर हो गया, कैशे क्लियर हो गया। अब जब भी हम दोबारा गेट करेंगे तो नया कैशे क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको गेट करते हैं एंड इसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा, बट हम जब दोबारा इसको गेट करेंगे तो देखना कितनी फास्ट गेट होगा डेटा।
तो इसको गेट करते हैं एंड यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा गेट हुआ। ओके ठीक है, अब इसको दोबारा गेट करते हैं तो देखो कितनी फास्ट गेट हुआ, मतलब कितनी कम स्पीड आई, 12 ms की स्पीड आई थी। एक काम करते हैं, दोबारा से हम क्या करेंगे, कैशे को डिलीट करेंगे एंड कैशे डिलीट करने के बाद हम दोबारा से इसको गेट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, पोस्ट मेथड किया एंड इसको डिलीट किया। ओके तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया एंड यहाँ पे मैसेज क्या आया, हमारा कैशे क्लियर हो गया। ठीक है गुड। अब हम करते क्या है, इसको गेट करते हैं डेटा को। हमने डेटा गेट किया, डेटा गेट करने के बाद यहाँ पे सेंड किया और अभी कितनी स्पीड आई है, यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो 558 ms की स्पीड आई है मिली सेकेंड। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मैसेज आया, कैशे मिस हो गया और अब मैं डेटाबेस से ले रहा हूँ, राइट। अब इसके बाद हम दोबारा इसको सेंड करेंगे, मतलब दोबारा रिक्वेस्ट को पुल करेंगे एंड अब स्पीड देखो कितनी कम हुई है, 7 मिली सेकेंड। और अब यहाँ पे क्या है, कैशे हिट हुआ है और अब रेडिस से नोट मिले हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ रेडिस। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ रेडिस कि हमारा डेटा कितना फास्ट हम गेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी, कोड थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कहीं दिक्कत हुई हो तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना। एक सेकेंड, कुछ रह तो नहीं गया। ओके तो बस इतना ही था। ठीक है, तो हमारा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुई हो तो आप प्लीज अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपकी वहां पे हेल्प करूंगा।